सो हाय एवरीवन। सो क्लास 11th का बेसिक या स्टार्टिंग केमिस्ट्री का है, जिसके कुछ लेक्चर्स हमने क्लास में कवर किए थे। बस उसका एक क्विक रिवीजन वीडियो मैं बना दे रहा हूँ। जिन जिन बच्चों ने क्लास ली थी या जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है वो भी इसको देख सकते हैं। 11th क्लास का जो पहला यूनिट है, जो बेसिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, वहाँ से हम इस बात को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री इटसेल्फ, राइट। सो केमिस्ट्री इज बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस इटसेल्फ। ठीक है, सबको पता है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। सो कुल मिला के जो मोटी मोटी बात हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो मैटर के रिलेटेड पढ़ेंगे। अच्छा, बात क्या क्या पढ़ेंगे? पहली बात जो हम देखेंगे वो है कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि मैटर किस चीज़ का बना होगा। ठीक है, और मैटर किस चीज़ का बना होगा ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि सर एटम्स हो सकता है आइंस का बना हो सकता है मॉलिक्यूल्स का बना हो। ठीक है, सो इस चीज़ की स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री में। पहली बात कि केमिस्ट्री में हम डील करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर के साथ। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात जो हम देखते हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, के मैटर में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा। सो व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ दोज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एंड दोज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑलवेज अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न, एंड दैट डेफिनेट पैटर्न विल गिव राइज टू अ स्ट्रक्चर, दैट विल गिव राइज टू अ ज्योमेट्री। तो ये जो ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स का या मैटर का, इस चीज़ की बात भी हम केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अलग से पॉइंट आउट करके लिखी हुई है, जो बच्चे को पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि सर जब कभी भी हम एटम्स के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की बात करेंगे तो इस चीज़ को स्टीरियो केमिस्ट्री कहा जाता है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री इज़ बेसिकली द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। सो एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट एटम्स का कैसा होगा उसको हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। ठीक है, 2 बातें हो गई। अच्छा, नंबर 3 बात कि केमिस्ट्री में मैटर के साथ में एक और चीज़ आप डील करते हैं, वो है मैटर की प्रॉपर्टीज़ के साथ। अच्छा, मैटर की 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। बहुत बेसिक सा पोर्शन है इसलिए मैं क्विकली बता रहा हूँ, और इवन क्योंकि क्लास में जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी मैंने डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है। तो जस्ट एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ मैं। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ मैटर की जिनको आप मेजर कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, उनकी केमिकल कंपोजिशन को बदले बगैर। जैसे मान लीजिए कलर है, आपने किसी मैटर को देख लिया कि कोई मैटर कोई पर्टिकुलर कलर का है, तो ये जस्ट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, आपने उसका केमिकल कंपोजिशन नहीं बदला। ये मान लीजिए आपने पानी ले रखा और पानी को आपने मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया, और ये जो आइस ले रखा है, आइस को मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया और पानी बना दिया। अब केमिकल कंपोजिशन तो नहीं बदला, वो H2O पहले भी था और H2O बाद में भी था। तो जस्ट आपने क्या किया, ऐसी प्रॉपर्टी को मेजर कर लिया जिस प्रॉपर्टी को मेजर करते टाइम आपको केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलना पड़ा। सच प्रॉपर्टीज आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनमें से एक प्रॉपर्टी ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, दैट इज कलर, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात कर लूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, तब देखेंगे ऐसी तरह की प्रॉपर्टीज़ जिन प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए आपको केमिकल कंपोजिशन को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या पढ़ लेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़। जस्ट लाइक कंबस्शन, कि आपने किसी मैटर को जला दिया, इसका कंबस्शन कर दिया। ठीक है, या रिएक्टिविटी, किसी को एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया, किसी को बेस के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2 तरह की प्रॉपर्टीज़, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़, राइट। अच्छा, उसके बाद केमिस्ट्री में फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाती है, कि जैसे आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होगा, या इनका आपस में जो इंटर कन्वर्जन है, दैट इज़ आल्सो डिस्कस्ड इन केमिस्ट्री। एंड द नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने अलग से लिखा हुआ है एक, ठीक है ना, एक बहुत अलग सा पॉइंट। अच्छा, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक और बात आप लिख सकते हैं, मोटी मोटी बात ये कि केमिकल रिएक्शंस के साथ डील करते हैं। सही है, सो मोटी मोटी बात ये कि केमिकल रिएक्शंस के साथ डील किया जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इंटरेक्शन विद मैटर, दिस इज द बेसिक पोर्शन इन ऑर्डर टू स्टडी द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जब कभी भी आपको मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर स्टडी करना है, या किन्हीं भी तरह के प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर स्टडी करना है, किसी भी तरह के माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करेंगे आप, तो इस चीज़ के लिए ये ज़रूरी है कि मैटर को लाइट के साथ इंटरेक्ट करवाया जाए। एंड दिस इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर इज स्टडीड इन अ सेपरेट ब्रांच ऑफ साइंस नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। This portion is very very helpful in order to find out और in order to make a structural elucidation। कभी भी अगर आपको स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट करने या माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्पेक्ट्रोस्कोपी उसमें रोल प्ले करता है। ठीक है, सो कुल मिला के मोटी मोटी बात यह है कि केमिस्ट्री का डेफिनेशन हमने सिर्फ कवर किया, और अकॉर्डिंग टू दिस जो मैंने आपको पढ़ाया, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, एंड द स्टडी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन और केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ने को हम केमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, अच्छा, जब आप एनसीईआरटी पे इसको पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी ने एक और पॉइंट लिख रखा है, दैट केमिस्ट्री इज बेसिकली साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स।
क्योंकि हम पूरी केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स एटम्स के साथ डील करते हैं, सो दैट इज़ वाई केमिस्ट्री इज नोन एज साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। अच्छा, उसके बाद ये जो अपने ऊपर लिखा हुआ था, ये बातें आपको ऑलरेडी पता है, मैं बस थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। आपको पता है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है और ये चीज़ें रिवर्सिबल होती हैं। तो अगर आपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, आप वाटर ही मान के चल लीजिए। सो सॉलिड से लिक्विड का जो प्रक्रिया रहेगी, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग, राइट। और अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, दिस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। और अगर आपने गैस को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना है, देन दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और अगर आपने लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो आपको फ्रीज करना पड़ेगा, सो दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। एंड दिस मेल्टिंग इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। मेल्टिंग को फ्यूजन भी पढ़ा जाता है। एंड सिमिलरली इफ अ सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैस, देन दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। एंड सिमिलरली इफ गैस इज गेटिंग कन्वर्टेड बैक डायरेक्टली इनटू सॉलिड विदाउट अंडरगोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट, देन दिस इज कॉल्ड डिपोजिशन। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, सब्लिम सबस्टांसेस के मैंने कुछ एग्जांपल आगे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो जो सब्लिम सबस्टांसेस हैं, ऐसे सबस्टांसेस जो सब्लिमेशन दिखा सकते हैं, इनके कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं, इनको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। सो वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कैम्फर, देन वी हैव नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन, ठीक है। देन वी हैव I2, देन वी हैव अमोनियम क्लोराइड। दीज आर द पर्टिकुलर सबस्टांसेस विच कैन अंडरगो सब्लिमेशन। दे कैन डायरेक्टली पास थ्रू सॉलिड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट विदाउट अंडरगोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आपका ये रिवाइज हो गया होगा। अच्छा, द नेक्स्ट पॉइंट इज स्कोप ऑफ केमिस्ट्री के केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे आपको लगना है। अब इसमें मैंने कुछ ऐसे पॉइंट ज़बरदस्त इन्वॉल्व किए थे जो मैंने क्लास में भी बताए, जिनसे पहले भी नीट में सवाल आ रखा है, तो आपको हर एक अच्छा पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने वही वाले पॉइंट ध्यान में यहाँ लिख रखे हैं जो बहुत बढ़िया हैं। अच्छा, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट पेट्रोलियम इंडस्ट्री, कि पेट्रोलियम में या पेट्रोलियम इंडस्ट्री में केमिस्ट्री का रोल कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, जितनी भी तरह के आपके फ्यूल्स होंगे, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, या कैरोसिन हो, गैसोलीन हो, ऑक्टेन हो, जितनी भी तरह के फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं, इनको बेसिकली बनाया जाता है क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल से इनको बनाया जाता है, ठीक है। और क्रूड ऑयल बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स के लंबे लंबे चेन्स होते हैं, तो इनको क्या किया जाता है, इनको छोटे छोटे चेन्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे आपका पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है और बाकी बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्रैकिंग या पायरोलिसिस कहा जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, लार्ज चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, लॉन्गर चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन into smaller ones, this process is known as cracking or pyrolysis. Now how do the chemistry plays a role in that? अब केमिस्ट्री का इसमें क्या रोल आपको देखने को मिलेगा। दो, ये खुद में ही केमिस्ट्री है सर, एक्चुअली पेट्रोल डीजल जो भी है ये सब के सब हाइड्रोकार्बन है, ये सब के सब हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये खुद में ऑब्वियस है केमिस्ट्री, ये खुद में केमिकल्स हैं। पर जो पर्टिकुलर पॉइंट मैं आपको ध्यान में लगवाना चाह रहा हूँ वो क्या है सर, इस क्रैकिंग प्रोसेस में कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है, जो इस क्रैकिंग में हेल्प करता है, जो बेसिकली कच्चे तेल से इन सब चीज़ों को निकाल लेता है, या इन सब चीज़ों को आप इजिली इससे क्रैक कर सकते हैं, पायरोलिसिस करके बना सकते हैं। जिस कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है दैट इज ZSM5। ये नीट में पहले भी आ रखा है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, दिस इज नीट PYQ, ये नीट में पहले भी बन रखा है, ठीक है ना। ZSM5, सो ZSM5 इज अ कैटलिस्ट विच इज़ यूज्ड इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। सो ZSM5 इज अ टाइप ऑफ कैटलिस्ट, और ये जो ZSM है इसका एब्रीविएशन होगा जियोलाइट सिव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5, ठीक है। दिस इज जियोलाइट सिव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। इतना सा आप ध्यान में रख लीजिएगा कि ZSM5 इसको पढ़ते हैं, इट इज़ अ कैटलिस्ट विच इज़ यूज्ड इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। सो दिस इज द फर्स्ट स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। नाउ द नेक्स्ट स्कोप इज ड्रग इंडस्ट्री और मेडिकल एप्लीकेशन में लिख लेता हूँ इसका, मेडिकल स्कोप, मेडिसिनल स्कोप, कि ड्रग इंडस्ट्रीज़ में या मेडिसिन्स में इसका बहुत अच्छा रोल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से भी सवाल PYQ में आ रखा है। अच्छा, दो चीज़ें NCERT से कवर कर रखी है मैंने ये सारी बातें। सो नंबर 1 इज anti-HIV, अ वेरी फेमस ड्रग दैट इज AZT नोन एज एजिडोथायमाडाइन, विच इज़ अ केमिकल। सो केमिस्ट्री का रोल आ रहा है, सो केमिकल है ये, ठीक है ना। इट इज़ यूज अगेंस्ट HIV वायरस, ठीक है। सो ये जो AZT आपका ड्रग होगा ये HIV के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। नंबर नेक्स्ट, देर आर सर्टन ड्रग्स विच आर मैंशनड इन योर NCERT, दो इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, बट आपको सिर्फ वही वाले ध्यान में रखने जो NCERT ने मैंशन किए हैं, जो आपको लगने हैं नीट JEE लेवल तक। सो वी हैव एंटी कैंसरस ड्रग्स और एंटी ट्यूमर ड्रग्स, और जिनमें फेमस नाम आपका आ जाता है एक टेक्सोल। सो टेक्सोल इज अ फेमस ड्रग फॉर एंटी कैंसर ट्रीटमेंट, फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। द नेक्स्ट इज सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन इज आल्सो अ वेरी फेमस कंपाउंड, ठीक है। सिस्प्लेटिन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। वी हैव दिस PT, this is Cl,
एंड दिस इज NH3 एंड दिस इज NH3। ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, इसका स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड सिस्प्लेटिन एंड दिस इज अ वेरी फेमस कंपाउंड विच इज़ यूज्ड टू ट्रीट कैंसर, विच इज़ यूज्ड टू ट्रीट ट्यूमर, और ये नीट में पहले भी आ रखा है। सो दिस इज अगेन PYQ ऑफ नीट, ठीक है। तो मान लीजिए पहला ही लेक्चर है ये 11th का B6 का, और पहले ही लेक्चर में मैं वो वाली चीज़ें बता रहा हूँ जो नीट में पहले आ रखी है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ देयर बीन अ रिसेंट डिस्कवरी इन विच अनदर ड्रग दैट इज कार्बोप्लेटिन हैज़ बीन डिस्कवर्ड विच इज आल्सो यूज्ड अगेंस्ट कैंसर। सो द थर्ड वन इज कार्बोप्लेटिन, क्योंकि प्लेटिन से मिलता जुलता है तो इसलिए मैंने साथ में लिख दिया, इसको हम कार्बोप्लेटिन पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ये भी एंटी कैंसर्स की तरह यूज़ हो जाता है। सो दो स्कोप अभी तक मैंने आपको बता दी मोटी मोटी बातें। द वन इज द पेट्रोलियम इंडस्ट्री, and in petroleum industry the petrol, diesel or the other types of fuels are basically synthesized from crude oil by the process of cracking or pyrolysis. And the important point that you have to note down is in order to synthesize these petrol, diesel, kerosene, in order to separate these basically the catalyst that is used is ZSM-5. This is a very important catalyst which is used in petroleum cracking. The next is medical applications or medicinal scope or drug industry, where we have certain types of drugs used against the certain type of non-curable diseases. Like we have AZT, azithromycin, which is used against HIV. It is an anti-HIV drug. Then we have Taxol, which is used against cancer. Cisplatin, again against cancer, and carboplatin. ठीक है। The next one is polymer industry. This is also very very important, ठीक है। So polymer industry में आप देखेंगे कि आपको पॉलीमर्स केमिकल होंगे एक तरह के, ठीक है ना। जैसे आप बहुत फेमस सा जो बात बच्चे को समझ में आती है वो प्लास्टिक समझ में आती है। सो बेसिकली लेट से आपके पास इथीन है और इथीन से आपने पॉलीथीन बना लिया, इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जोड़ दिए और आपने पॉलीथीन बना लिया। एंड पॉलीथीन इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ पॉलीमर, एक तरह का पॉलीमर होगा, ठीक है। जैसे सारे के सारे तो केमिकल हैं, लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है, ये याद रखने वाली बात क्या है या इंपॉर्टेंट बात क्या है। सर इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब कभी भी आपको पॉलीथीन बनाना है तो पॉलीथीन बनाने के लिए कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है जो सिलेक्टिव सिंथेसिस करता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन की। कुल मिला के पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है, पॉलीथीन बनाने में हेल्प करता है। उसका नाम है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। दिस इज अ वेरी वेरी फेमस कैटलिस्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट विच इज़ यूज्ड फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म पॉलीथीन। दिस इज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। और जिगलर-नाटा कैटलिस्ट इज नथिंग बट टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, दिस इज टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है, TiCl4 प्लस ट्राई इथाइल एल्युमिनियम। C2H5 को इथाइल पढ़ेंगे, 3 टाइम दे रखा है। सो दिस इज ट्राई इथाइल एल्युमिनियम, ट्राई इथाइल एल्युमिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट कि नीट 2025 में इस पर सवाल था कॉलम मैचिंग में, ठीक है। नीट 2025 लाइक इसी साल सवाल था। इस साल जो पेपर हुआ था बच्चों का मई में, उस पेपर में ये सवाल था कि जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला पूछा गया था कॉलम मैचिंग में, ठीक है। तो इसका यूज़ किया जाता है पॉलीमर इंडस्ट्री में, किस चीज़ के लिए, पॉलीथीन बनाने के लिए, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए, या सिंपली पॉलीमराइजेशन के लिए, ठीक है ना। ये सब की सब बातें सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। ओके, इसके बाद केमिस्ट्री का रोल वार में भी है, जंगों में यूज़ किया जाता है। दो ये आप ऐसा मान लीजिए कि ये दुरुपयोग है, ये एक किस्म का आप यूज़ नहीं कर रहे हैं केमिस्ट्री का बल्कि मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। और वार में कहाँ पे लगेगा, तो हाइड्रोजन बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब केमिकल है, ऑब्वियस है, इसी का बनता है। टीयर गैस है, टीयर गैस केमिकल है, ठीक है ना। सल्फर बेस क्लोरीन बेस गैस होती हैं। TNT है, TNT एक तरह का एक्सप्लोजिव है, ट्राई नाइट्रोटोलिन पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। ये मस्टर्ड गैस है। ये सब के सब आपके टॉक्सिक चीज़ें हैं, पॉइजनस चीज़ें हैं और हार्मफुल चीज़ें हैं। इनका जंगों में यूज़ किया जाता है, वॉर्स में यूज़ किया जाता है। सो केमिस्ट्री का यहाँ पे भी रोल देखने को मिल जाएगा। तो ये मैंने वो मोटे मोटे रोल्स लिखे हुए हैं केमिस्ट्री के जो आपको देखने को मिलेंगे और जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जहाँ से सवाल बन सकता है आपको, और बने भी हैं पहले सवाल, ठीक है। तो ये आ गया उसका स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। ओके, अच्छा, इसके बाद कुछ चीज़ें हमने कॉलम मैचिंग में लिख रखी हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी मैच कर रखा है बच्चों ने, तो आप देख लीजिए, क्योंकि बच्चों ने नोट्स बनाए, ये हमारे लास्ट ईयर के टॉपर बच्चे के नोट्स हैं, तो मैंने वहीं से आपको बता दिया। ये हमने क्लास में बच्चों को ऑलरेडी लिखवा रखा होता है। सो ये वही वाली बातें हैं, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ से बताया सो दैट वीडियो शॉर्ट बने। अच्छा, कॉलम 1 में और कॉलम 2 में आपको मैच करना है। देखिए, कॉलम 1 में पहली चीज़ लिख रखी है ZSM-5। आपको पता है ZSM-5 ऊपर ही पढ़ लिया हमने, पेट्रोलियम क्रैकिंग में यूज़ होता है, तो आपने मैच कर लिया। नेक्स्ट इज सिस्प्लेटिन। आपको पता है सिस्प्लेटिन का यूज़ कहाँ पे होगा, एंटी ट्यूमर या एंटी कैंसर एजेंट है, ठीक है, तो मैच कर लिया। AZT अगेंस्ट एड्स, HIV के अगेंस्ट यूज़ हो जाता है, ठीक है। और विल्किंसन कैटलिस्ट एक मैंने ऐड कर दिया, विल्किंसन कैटलिस्ट यूज़ हो जाता है हाइड्रोजिनेशन में। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, जब 3 बच्चे ने मैच कर लिए तो चौथा वाला तो मैच हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो दिस विल्किंसन कैटलिस्ट
इज बेसिकली RH Cl एंड PPH3 थ्राइस। ये है विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस इज विल्किंसन कैटलिस्ट, इसको हम पढ़ लेते हैं। PPH3 है, सॉरी PPH3, ठीक है ना। सो इसको हम पढ़ लेते हैं। बेसिकली दिस इज क्लोराइडो, दिस इज क्लोराइडो। ये नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा बच्चे अभी समझ में नहीं आएगा, अब सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। सो दिस इज क्लोराइडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोहडियम, ठीक है। अब नाम नहीं भी याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं, आप लेटर ऑन सीख लेंगे, ठीक है। आप सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा। और ये भी आपका कॉलम मैचिंग में, जहाँ इस बार नीट 2025 में जिगलर नाटा था, वहीं पे ये भी था 2025 में, ठीक है। सो दिस इज RHCl PPH3 थ्राइस। दिस इज कॉल्ड विल्किंसन कैटलिस्ट विच इज़ यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन आपको पता है, बच्चे ने 10th में भी पढ़ा होता है, वेर इन वी गेट दिस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जहाँ आप अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं H2 का एडिशन करके, वो आप निकल की प्रेजेंस में करवाते थे 10th में। यहाँ पे आप विल्किंसन कैटलिस्ट के थ्रू भी इसको करवा सकते हैं, ठीक है ना। ये आ गया आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट या स्कोप वाला पार्ट। अच्छा, आफ्टर दैट द नेक्स्ट पोर्शन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हाउ डू मैटर इज क्लासिफाइड और इन हाउ मेनी क्लासेस दिस मैटर हैज बीन क्लासिफाइड। So there are two classes of matter on the basis of physical classification and on the basis of chemical classification. So physical classification or chemical classification. Now in physical classification we have different states like solid, liquid, gas. बहुत फेमस से स्टेट जो सबको पता होते हैं, मैं यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करवा रहा हूँ, इनकी प्रॉपर्टीज बच्चा 8th 9th में पढ़ लेता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और जो फोर्थ फॉर्म आपको देखने को मिलेगा वो प्लाज्मा मिलेगा, और जो फिफ्थ फॉर्म मिलेगा दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। दो इसके अलावा भी बहुत सारे और फॉर्म्स हैं जिनको आज मॉडर्न साइंस के थ्रू पढ़ा जाता है, बट क्योंकि वो बच्चे के लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं, अदरवाइज बहुत सारे और भी फॉर्म्स होते हैं, तो उनको डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। आपको बस ये 3 फॉर्म्स और इनके साथ में 2 और फॉर्म्स ध्यान में रखने हैं। सो प्लाज्मा इज बेसिकली सुपर आयोनाइज्ड फॉर्म। जब कभी भी मैटर को आप बहुत ज़्यादा हीट करोगे, जैसे स्टार्स में आपको देखने को मिलेगा, ये चीज़ आपको स्टार्स में देखने को मिलती है जिसकी वजह से स्टार चमकते हैं, तो प्लाज्मा की वजह से चमकते हैं। जब भी मैटर को बहुत ज़्यादा सुपर हीट किया जाए तो उस टाइम पे वो कन्वर्ट हो जाता है एक अलग स्टेट में, एक नए स्टेट में, जिसको हम प्लाज्मा बोल देंगे। और जब कभी भी आप मैटर को बहुत ज़्यादा कूल कर लो तो जो एक नेक्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है मैटर का, उसको हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका क्वांटम लेवल पे यूज़ हो जाता है, ऐसे जनरली यूज़ देखने को नहीं मिलता, बट प्लाज्मा आपको स्टार्स में देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन, बहुत सिंपल सा। एंड देन वी हैव केमिकल क्लासिफिकेशन वेर इन द मैटर हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस, वन इज प्योर सबस्टेंस एंड अदर वन इज मिक्सचर। इन प्योर सबस्टेंस वी इंक्लूड एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, और मिक्सचर में आपको देखने को मिलेगा होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। और ये जो कंपाउंड आपका होगा ये भी 2 तरह का होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो मिक्सचर होमोजेनस मिक्सचर होगा इसको सोल्यूशन भी पढ़ लेते हैं, और जो हेट्रोजेनस मिक्सचर है ये फर्दर 3 तरह के देखने को मिलते हैं आपको, वन इज इमल्शन, एंड अदर वन इज सस्पेंशन, एंड द नेक्स्ट वन इज कोलाइडियल सोल्यूशन, ठीक है। ये मोटी मोटी क्लासिफिकेशन है जिसका आइडिया आपको होना चाहिए। सो मैटर हैज़ बीन क्लासिफाइड into 2 classes. The one is physical classification, right? So in physical classification we have solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate, and in chemical classification we have pure substance and mixture, and this pure substance is further studied in different ways. We have elements, molecules and compounds, and the compound are further of 2 types, organic and inorganic. And the mixture we have homogeneous mixture which is also known as solution, and heterogeneous mixture which includes emulsion, suspension and colloidal solution, ठीक है। अच्छा, एक ठीक है मैं ऐसा लिख लेता हूँ, एक हॉट पॉइंट लिख लेता हूँ मैं, एक हॉट सा पॉइंट समझ लीजिए, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाला पॉइंट है, ठीक है ना। ये मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को बता रखा था, तो मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा देख लीजिए, मान लीजिए आपने क्या किया, आपने पानी ले लिया बीकर में, ये पानी आ गया बीकर में, ठीक है। और इस बीकर में आपने ग्रेफाइट का मिक्सचर डाल दिया। सब मान लीजिए आपने ग्रेफाइट ले रखा है और ग्रेफाइट का पाउडर्ड फॉर्म डाल दिया, ठीक है ना। ग्रेफाइट का पाउडर फॉर्म इसमें डाल दिया। अच्छा, ये जो ग्रेफाइट है ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, तो आप देखोगे इसको जब आप इसमें डालोगे ना, जैसे मान लीजिए आपने रेत को पानी में डाल रखा है, तो आपको क्लियर कट रेत अलग दिखेगी, पानी अलग दिखेगा, लाइक 2 फेजेस देखने को मिलते हैं, उसको सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ग्रेफाइट को, ये ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट है, अगर आपने ग्रेफाइट को पानी में डाला तो आपका एक सस्पेंशन बनेगा। क्या बन जाएगा? एक सस्पेंशन। ऐसा मान लो, एक हल्का एग्जांपल देके चलता हूँ मैं, कि पेंसिल की जो लेड है उसको आपने क्या किया, उसको पाउडर फॉर्म में ले लिया और पानी में डाल दिया, ऐसे इमेजिन करके चल लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो आपका मिक्सचर बनेगा दैट इज नोन एज एक्वा डग,
उसको हम पढ़ते हैं एक्वाडग। सो एक्वाडग इज बेसिकली अ सस्पेंशन, अ हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ ग्रेफाइट एंड वाटर। ग्रेफाइट को पानी में डाल देंगे, ग्रेफाइट का पाउडर फॉर्म पानी में डाल देंगे तो आपके पास जो सस्पेंशन बनेगा उसको एक्वाडग पढ़ते हैं, ठीक है ना। और 10th में इसके अलावा आपने एक्वा से एक और चीज़ पढ़ी होगी, एक्वा रिजिया पढ़ा होगा, ठीक है ना। आई होप वो बात आपको ध्यान में होगी। इसको एक्वाडग पढ़ लेंगे। ये आ गया क्लासिफिकेशन। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन के बाद एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एलिमेंट का बच्चे को आइडिया होना चाहिए। तो एलिमेंट क्या होगा उसके बाद हम देख लेते हैं। सो एलिमेंट आपने देखा कि जब हमने क्लासिफिकेशन की तो एलिमेंट आपका प्योर सबस्टांस में आया था। सो प्योर सबस्टांस का मतलब होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस बात को, देखिएगा। सो प्योर सबस्टांस का मतलब, दो तरह के मतलब होते हैं। एक मतलब तो ये कि कोई ऐसा सबस्टांस, कोई ऐसा मटेरियल जो एक ही तरह के एटम्स का बना हो, और दूसरा मतलब ये कि कोई ऐसा मटेरियल या कोई ऐसा सबस्टांस जिसका कंपोजिशन फिक्स हो, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ कि या तो एक मतलब ये होगा कि इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, और ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं कि हो। और दूसरा मतलब ये होगा कि इट हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन, इट हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है। अच्छा, फिक्स्ड कंपोजिशन का क्या मतलब होगा, वो भी से जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। फिक्स्ड कंपोजिशन का ये मतलब होगा कि मान लीजिए मैंने H2O लिख दिया। अब मुझे बताइए, जब भी वाटर बनेगा तो आप ये देखेंगे हमेशा कि हाइड्रोजन का जो आपको इवन नंबर ही देख लीजिए, आप मास देख लीजिए। हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो मास 2 हो जाएगा। इस 2 ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो मैं इसका सिंपल रेशो कर दूं तो आएगा 1:8। इसका मतलब ये होगा कि कभी भी अगर आपका वाटर फॉर्म करना है, वाटर आपको बनाना है, तो हमेशा आपको 1:8 रेशो में बाई मास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाके वाटर बनेगा। इसको हम पढ़ लेते हैं फिक्स्ड कंपोजिशन। ये मान लीजिए, इसी के अलावा मैं एग्जांपल देके चलता हूँ कि आपने मिक्सचर बनाना है। मतलब लेट्स से मिक्सचर आपको किसका बनाना है। मान लीजिए आपने इथेनॉल ले रखा है, आपने इथेनॉल ले रखा है, ठीक है। दारू ले लिया आपने और साथ में पानी ले लिया। अब कितने भी ml दारू ले लीजिए और कितने भी ml पानी ले लीजिए, सोल्यूशन तो तब भी बनेगा। ये मान लो आपने नमक और पानी ले रखा है, ठीक है। आपने 2 चम्मच नमक डाल दिया पानी में, तब भी सोल्यूशन बना। 3 डाल दिया तब भी सोल्यूशन बना। 4 डाल दिया तब भी सोल्यूशन बना, और सेमी सोल्यूशन बना। लेकिन प्योर सबस्टांस में ऐसा नहीं होता है। प्योर सबस्टांस जब भी प्रेजेंट होगा तो हमेशा जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनका बाई मास रेशो हमेशा फिक्स होता है, ठीक है ना। वो एक ही रेशो में कंबाइन करते हैं। मिक्सचर में कोई भी रेशो चलता है, मिक्सचर में कोई भी रेशो आप जोड़ लीजिए तो मिक्सचर बन जाएगा। बट प्योर सबस्टांस में जो रेशो होगा वो फिक्स होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको प्योर सबस्टांस बोल देंगे। सो जो एलिमेंट होगा ये भी एक तरह का प्योर सबस्टांस है जो सिर्फ एक ही तरह के एटम्स का बना होगा, इसलिए प्योर है, ठीक है। सो एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टांस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। अच्छा, दूसरी बात ये कि सर एलिमेंट मैटर का वो सबसे छोटा यूनिट होगा या वो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होगा जिसको फर्दर सिंपल करना, जिसको फर्दर छोटा करना ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड से पॉसिबल नहीं होता। अब कोई ऐसा कर दे कि इसको बॉयल करना स्टार्ट करे, मान लीजिए किसी के पास सिल्वर एलिमेंट है और इसको बॉयल करना स्टार्ट करे, और बॉयल करने के बाद कहे कि मैं इसको तोड़ दूं और कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, किसी और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। या किसी के साथ रिएक्ट करवा दूं और किसी और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, नहीं, सिंपल फॉर्म में इससे छोटा फॉर्म कन्वर्जन में नहीं मिलेगा आपको। सो एलिमेंट एक तरह का प्योर सबस्टांस होगा जो एक ही तरह के एटम्स का बना होगा। और दूसरी बात ये कि ये मैटर का वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा जिसको और छोटा करना या जिसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड से पॉसिबल नहीं होगा। दैट इज नॉन एज एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे और ये एलिमेंट 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, ये बात भी आपको पता है। एलिमेंट मेटालिक फॉर्म में भी होंगे, मेटल्स के फॉर्म में होंगे, नॉन मेटल्स के फॉर्म में भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और कुछ बहुत कम से मेटलॉइड्स आपको देखने को मिलेंगे। मेटलॉइड्स या इनको बॉर्डरलाइन मेटल भी बोलते हैं, और 80% तो पीरियोडिक टेबल में मेटल्स ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो 118 टोटल एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं उसमें से 80% सिर्फ मेटल है, ठीक है ना। अब इन एलिमेंट्स की क्या पहचान होगी, ये जो एलिमेंट आप देख पा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, इन एलिमेंट्स की क्या आइडेंटिफिकेशन होगी। सो एलिमेंट्स की हमेशा आइडेंटिफिकेशन जब आप देखोगे तो 3 तरीके से की जाती है। एक तो इसका एक सिंबल होगा। तो मान लीजिए हमने क्या कर रखा है, कोई सिंबल X लिख रखा है, ठीक है ना। मैंने मान लिया कि कोई किसी एलिमेंट का सिंबल X होगा, जैसे हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, तो हमने मान लिया कि कोई X सिंबल होगा। अच्छा, उसके बाद इसका एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर होगा, तो एटॉमिक नंबर लिख दिया हमने। Z से एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है और एलिमेंट के सिंबल के लेफ्ट साइड पे बिलो में लिखा जाता है। और उसके बाद इसका कोई एटॉमिक मास होगा, तो मान लीजिए एटॉमिक मास मैंने लिख दिया, उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं, Z इज द एटॉमिक नंबर वेयर दिस A इज द एटॉमिक मास। सो 3 तरीकों से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। एक इसका सिंबल होगा, दिस X इज सिंबल वेयर Z इज एटॉमिक नंबर एंड A इज एटॉमिक मास, ठीक है। अच्छा, मोटी मोटी बात जो आपको ऑलरेडी पता है वो ये है कि सर एटॉमिक मास का मतलब होगा
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने होंगे, ठीक है ना। आई होप ये बात ऑलरेडी बच्चों को पता है कि एटम्स की जब बेसिक बात आप करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और बाहर जो न्यूक्लियस के बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जो एटॉमिक मास होगा वो बराबर होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम के, ठीक है, बहुत सिंपल सी भाषा में। सो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहेंगे। दिस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स, दैट इज नथिंग बट प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम, इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहेंगे। और एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर का मतलब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स थे। और अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, अगर एटम पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ना हो, तो जितने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अब कैसे निकालेंगे। देखिए, प्रोटॉन तो हमें समझ में आ गया कि एटॉमिक नंबर से पता चल जाएगा कि जितना एटॉमिक नंबर दे रखा है उतने ही प्रोटॉन होंगे, और जब तक एटम न्यूट्रल रहे उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें देखने को मिलेंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होगा मास माइनस नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इन्वॉल्व थे, और एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन इन्वॉल्व है। तो अगर मैं माइनस कर दूं तो प्रोटॉन प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रॉन बचेगा। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको सिंपली ए माइनस जेड करना पड़ेगा। लेट्स से हमने एक एग्जांपल ले रखा है, सोडियम 11 एंड 23, 11 इज द एटॉमिक नंबर एंड 23 इज द मास नंबर। अब मैं इनमें अगर आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकालने को बोलूँ, क्या बताइए इसमें प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने, फिर आप क्या कहेंगे, सर एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के बराबर, एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन भी 11 होंगे। अब क्योंकि इस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 11 ही मिलेंगे। और अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दूंगा मैं। सो 23 में से 11 माइनस करने में कितना आ जाएगा, 12। सो जो 12 आएगा ये आएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। अच्छा, उसके बाद हमने एक नीट 2020 का सवाल उठा रखा है। देखिए, पहले ही लेक्चर में, फिर बता रहा हूँ मैं, पहले ही लेक्चर में नीट के सवाल आ रहे हैं आपके, ठीक है ना। ये पहले ही लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है, सो दैट कि आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले इन चीज़ों से, ठीक है ना। इसलिए हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ता है। आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताइए इस गिवन एलिमेंट में जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दे रखा है। तब आपने देख लिया कि एटॉमिक नंबर कुछ ऐसा दे रखा है, दिस इज ल्यूटिशियम 71,175। अब सिंस द एटम इज न्यूट्रल, इसका मतलब ये होगा कि जो 71 एटॉमिक नंबर दे रखा है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और सिंस द एटम इज द एलिमेंट इज न्यूट्रल, सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट भी इक्वल। सो इलेक्ट्रॉन आ गया 71, प्रोटॉन भी 71 है, सेम ही है, न्यूट्रल थे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। सो न्यूट्रॉन बराबर होंगे 175 माइनस 71। जब आप ये माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 104। सो ये इसका आंसर हो जाएगा 71, देन 104 एंड देन 71 रेस्पेक्टिवली, जैसा पूछा था, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट इज राइट डाउन द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 15 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये कैसे आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, दो आंसर लिख रखा है लेकिन आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि कैसे ये चीज़ की जाए। अच्छा, एटॉमिक नंबर 15 प्रोटॉन दे रखे हैं, इसका मतलब ये होगा कि एटॉमिक नंबर 15 है, ठीक है। 15 प्रोटॉन तो मतलब एटॉमिक नंबर 15। अच्छा, एटॉमिक नंबर 15 आपको मिलेगा फास्फोरस का, ये बच्चे को पहले से ही पता होना चाहिए। आई होप इतनी सी बात बच्चे को पता होती है कि एटॉमिक नंबर 20-30 तक उसको ऑलरेडी पता होते हैं। तो हमने लिख दिया कि एलिमेंट जो मेंशन होगा ये फास्फोरस होगा। अच्छा, उसके बाद क्योंकि इसमें 15 प्रोटॉन्स हैं तो मैं लिखूंगा कि एटॉमिक नंबर, इधर लिखते हैं मैंने 15, अब साथ में लिखा हुआ है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 18। अब सर जब तक एलिमेंट या एटम न्यूट्रल रहे तब तक जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब इनिशियली इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन क्योंकि साथ में 18 लिखा हुआ है इसका मतलब इसने 3 गेन किए हैं, 3 बढ़ चुके हैं। और जब कभी भी कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसका मतलब ये होगा कि हमें नेगेटिव साइन से उसको दिखाना पड़ेगा। सो 3 गेन कर रखे हैं तो मैं -3 लिख दूंगा, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव कब आएगा, इसमें कन्फ्यूजन मत रखना। से मान लीजिए मैंने कहीं पे Na पॉजिटिव लिखा है, एक एग्जाम्पल देखिए मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 11, तो इसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो 11 होते हैं। अच्छा, इनिशियली इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी 11 होते हैं, ठीक है। मान लो ऐसा, इस वाले में मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ये मैंने लिख दिया Na, ठीक है ना। तो ये Na की इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दिया। अब Na पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, बताइए, प्रोटॉन 11, प्रोटॉन्स के साथ कभी भी आप छेड़खानी नहीं करेंगे, प्रोटॉन्स घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं आप, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को आप कम ज़्यादा करेंगे। अच्छा, पॉजिटिव आने का ये मतलब होगा, अब आपको ये पता है कि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब मुझे बताइए, ऊपर पॉजिटिव दिख रहा है आपको, अगर तो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते तो मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होता, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होता तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता, ऊपर ना पॉजिटिव आता ना नेगेटिव आता, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर पॉजिटिव आ रखा है इसका मतलब प्रोटॉन कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, लाइक प्रोटॉन का नंबर कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। एक पॉजिटिव है तो मतलब एक प्रोटॉन ज़्यादा होगा। अब क्योंकि सर प्रोटॉन तो जितने थे उतने ही, इनके साथ तो हम छेड़ नहीं रहे हैं, लेकिन इसकी रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन तो घट सकता है ना।
सो पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है। देखो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन 10 लिख लिए तब मुझे बताइए नेगेटिव 10 हो जाएगा और पॉजिटिव 11 हो जाएगा। 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव को तो न्यूट्रलाइज कर देगा, बट एक पॉजिटिव फिर भी बचेगा, तो वो पॉजिटिव हमने यहाँ पे लिख रखा है। सो इसका मतलब ये होगा कि जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो आपको इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है, और जब कभी भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है। आप इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए, जितना पॉजिटिव उतने इलेक्ट्रॉन घटाइए, जितना नेगेटिव उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ाइए, उल्टा है। अदरवाइज बच्चे कभी कभार क्या सोचते हैं, क्योंकि पहली बार बच्चा ये जब पढ़ता है तो बच्चे को लगता है कि पॉजिटिव का मतलब बढ़ाना है, नहीं, पॉजिटिव का मतलब आपको इलेक्ट्रॉन्स को घटाना है और नेगेटिव का मतलब आपको इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल देख लीजिएगा। स्टेटमेंट टाइप सवाल बना रखा है मैंने, ठीक है ना। मैं क्लास में ये सारे सवाल डिस्कस करवाता हूँ, सेल्फ मेड सवाल है, मैंने खुद से बनवा रखे हैं सवाल। हाउ मेनी स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, नीट पैटर्न पे सवाल है। इज और आर का मतलब एक या एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है दैट मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स। बिल्कुल, ये मैंने ऊपर ही बता दिया कि 80% आपको पीरियोडिक टेबल में मेटल्स देखने को मिलेंगे, तो इन्फॉर्मेशन सही है। दूसरा कि एक एटम में स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे जिसको न्यूक्लियाइड बोला जाता है। हाँ, ये बात आप ध्यान में रखिएगा दैट एनी एटम विद स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज नोन एज न्यूक्लियाइड। कोई भी एटम जिसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाएं उसको न्यूक्लियाइड कहा जाता है। दिस इज आल्सो करेक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नंबर थर्ड, एलिमेंट इज नॉट ऑलवेज प्योर सबस्टांस, ये गलत है, एलिमेंट हमेशा प्योर सबस्टांस होगा। नंबर फोर्थ इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर दी ओनली सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटम। नहीं, एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, इसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिखे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन भी गलत है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सब एटॉमिक पार्टिकल हमने देखे, सब एटॉमिक पार्टिकल आपको कितने देखने को मिल जाएंगे, तो सब एटॉमिक पार्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे 3 तरह के, ठीक है ना। देखिए, इससे पहले मैं एक और बात आपको लिख देता हूँ, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। अच्छा, जो एलिमेंट आपने देखा ना, अब इसी एलिमेंट के साथ में आपको एटम भी पढ़ना है कि एटम की जानकारी भी बच्चे के पास होनी चाहिए। लेट से मैं इस तरीके से बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास कोई एलिमेंट है, मान लीजिए आपके पास एक सिल्वर का चेन है, सिल्वर का ब्रेसलेट आपने लगा रखा है, सिल्वर की चेन लगा रखी है, तो इसमें सिर्फ एजी प्रेजेंट होगा, फिर एजी इज द सिंबल ऑफ सिल्वर, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। अच्छा, अगर मैं आपको ये पूछूं कि बताइए ये जो आपने चेन पहन रखा है, जो भी सिल्वर का ब्रेसलेट आपके पास है, ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये एक एलिमेंट है, मेटल है। अच्छा, जब आप इसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे, ये मान लीजिए इस तरीके से मान लीजिए कि ये जो पूरा का पूरा है एक एलिमेंट आपको देखने को मिल रहा है, मेटालिक फॉर्म में एक एलिमेंट है। अब इसमें से ये जो इंडिविजुअल एक एजी का पर्टिकुलर यूनिट आप निकालेंगे, ये एक एजी का पर्टिकुलर यूनिट, बहुत स्मॉल, बहुत सब एटॉमिक लेवल पे, सो दिस इज बेसिकली एन एटम, ये एटम होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब एटम को आप डिफाइन कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो डेफिनेशन ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है सर। एटम एलिमेंट का वो सबसे छोटा यूनिट, ध्यान से दोबारा देखिएगा, एटम एलिमेंट का या मैटर का वो सबसे छोटा यूनिट, एटम एलिमेंट का या मैटर का वो सबसे छोटा यूनिट, ठीक है ना। मैं लिख लेता हूँ, साथ साथ में इसको समझना है आपको। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर या एलिमेंट। अब इधर तक खत्म मत कीजिएगा, यहां तक लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इससे छोटी भी बातें होती हैं, आपको पता है, इससे छोटे प्रोटॉन है, इससे छोटे इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, तो ये इतनी सी बात अगर आपने लिखी तो ये गलत है। आगे क्या आपको ऐड करना है, आगे क्या इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपको ये बोलूँ, मैं कहीं पे एजी लिखूँ और आपको ये बोलूँ कि बताइए एजी क्या है, तो आपके दिमाग में एकदम से बात आएगी कि सर एजी एक एटम है। मैं बोलूँ किसका एटम है, तो आप कहेंगे कि सिल्वर एलिमेंट का एटम है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि एटम मैटर का वो सबसे छोटा यूनिट होगा जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। इस पे एलिमेंट का टैग लगा होता है। अगर किसी भी सिंबल को मैं लिख दूं, मान लो मैंने H लिखा, मैं आपको पूछूं ये H क्या है, मैं बोलूं कि अकेला है, तो आप कहेंगे कि सर ये H हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम होगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये होगा कि जिस भी एटम की आप बात कर रहे हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन करवाता है, ठीक है। सो एटम स्मॉलेस्ट यूनिट होगा मैटर का विच रिटेन एलिमेंटल प्रॉपर्टीज, विच रिटेन एलिमेंटल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। ये एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को दर्शाता है, ये एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन है। ये एक एलिमेंट का ऐसा मान लीजिए फिंगरप्रिंट है कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को दिखाता है। ये इससे नीचे कहानी बता नहीं सकते आप। मान लो मैंने कहीं पे इलेक्ट्रॉन लिखा, मैं आपको बोलूं कि इलेक्ट्रॉन किसका है, वी कैन नॉट से कि किसका इलेक्ट्रॉन है, किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन होगा, हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैंने कोई एटम का सिंबल लिखा तो आपको समझ में आएगा ये फलाने एलिमेंट का एटम होगा। सो एटम एलिमेंट का वो सबसे छोटा यूनिट या मैटर का वो सबसे छोटा यूनिट जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या खास बात इसके बारे में होगी, सर जो एटम होगा इसमें हमेशा एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सो एन एटम हैज स्पेसिफिक
नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लिख लेता हूँ मैं, नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, राइट। अच्छा, और क्या खास बात इसके बारे में होगी, फिर एटम्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कुछ एटम ऐसे हैं जो अकेले रहना चाहते हैं और कुछ एटम ऐसे हैं जो अकेले नहीं रहते हैं। इन मेजॉरिटी वाले अकेले नहीं रहना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो आपको पता है हाइड्रोजन अपने जैसे के साथ कंबाइन करके H2 की फॉर्म में रहेगा। ऑक्सीजन है तो O2 की फॉर्म में रहना चाह रहा है, ठीक है, मतलब किसी न किसी के साथ कंबाइन फॉर्म में रहना चाहेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप नोबेल गैसेज की बात कर लो, ग्रुप 18 वालों की, तो हीलियम है, अकेला रहना चाहेगा, किसी के साथ नहीं जुड़ता। आर्गॉन है, अकेला रहना चाहेगा, किसी के साथ नहीं जुड़ता। इसका मतलब ये होगा कि एटम इंडिपेंडेंट भी होते हैं और नहीं भी होते, कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। सो दे एग्जिस्ट इन डिपेंडेंट, या ऐसा मान लीजिए आप, दे एग्जिस्ट इन, ये मैं इस फॉर्म में इसको लिख लेता हूं, they may or may not exist independently, they may or may not exist independently, ठीक है ना। ये इंडिपेंडेंटली रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते, कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट एक लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे बस, सर एटम मैटर का वो सबसे छोटा यूनिट होगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इट पार्टिसिपेट्स इन अ रिएक्शन, इट पार्टिसिपेट्स इन अ रिएक्शन, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और दूसरी बात कि इसको फर्दर छोटा करना ऑर्डिनरी मेथड से पॉसिबल नहीं होता। तो छोटा किया जा सकता है, आपको पता है, एटम्स की बम्बार्डमेंट करवा के एटम्स को ब्रेक डाउन किया जा सकता है, इनके न्यूक्लियस को अलग निकाला जा सकता है, बट वो ऑर्डिनरी मेथड से पॉसिबल नहीं होता। सो दिस इज एटम। अब एटम में हमेशा एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहेंगे, तो अब उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे। सो एक एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सो वन इज इलेक्ट्रॉन, द नेक्स्ट इज प्रोटॉन एंड द नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, चार्ज क्या प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। अच्छा, कितना मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, तो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होगा -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, प्रोटॉन पे बिल्कुल सेम, बस पॉजिटिव में आपको लिखना है, और न्यूट्रॉन 0, इन पे कोई भी चार्ज दिखने को नहीं मिलता। देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये याद होना चाहिए आपको। द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻27 kg एंड द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज आल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोटॉन, दोनों का मास सेम होगा, ठीक है, ये दोनों का मास सेम। अच्छा, ग्राम्स में आपको मास निकालना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, ग्राम्स में कन्वर्ट करने, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो इतने kg में अगर आपको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लीजिए, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर लो, और यहाँ से 3 0 कम कर लोगे तो 28 बचेगा। सो ग्राम्स में इतना आ जाएगा, सिमिलरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और अगर आप AMU में निकालना चाहो, AMU इज एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, जो थोड़ी देर में इसी वीडियो में आप आगे देखेंगे, इसी वीडियो में इसको कवर किया जाएगा। सो एटॉमिक मास यूनिट में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास आएगा 0.005 U, और उसके बाद प्रोटॉन का मास आपको देखने को मिलेगा 1 AMU, और न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU। कुल मिला के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मास इलेक्ट्रॉन से कहीं ज़्यादा, ऐसा मान लीजिए अब 1800 टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा वो 1800 टाइम कम होगा, 1/1800, करीब करीब 1800 टाइम कम होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। दैट इज वाई जब भी आप मास निकालते हैं तो एटम का मास सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिसाइड करता है, इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होगा, तो ये कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाता। अच्छा, उसके बाद एक और बात कि इनके डिस्कवरर्स के नाम आपको पता होने चाहिए, ये आपके JK बॉस में पहले भी आ रखे हैं, तो JK बॉस PYQ फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। आपके एग्जाम में, आपके JK बोर्ड में पहले भी आ रखे हैं। सो द वन इज JJ थॉमसन, जिसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, जिसकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी JJ थॉमसन के नाम पे है। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन के नाम पे है, और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी चैडविक के नाम पे है। ये 3 नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी JJ थॉमसन के नाम पे, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन के नाम पे, और न्यूट्रॉन्स की चैडविक के नाम पे, और न्यूक्लियस की रदरफोर्ड के नाम पे। ये 9th में भी आपने पढ़ रखा होगा, जहाँ रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अब पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद न्यूक्लियाइड मैंने ऊपर ही लिखा था एक स्टेटमेंट में कि कोई भी स्पेसिफिक एटम जिसमें स्पेसिफिक, या कोई भी स्पेसिफिक न्यूक्लियस जिसमें एक खास नंबर प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का प्रेजेंट हो, उसको न्यूक्लियाइड कहेंगे, ठीक है। अब आपको देखना है डिफरेंट एटॉमिक स्पीशीज़, अब कौन कौन से एटॉमिक स्पीशीज़ प्रेजेंट हो सकते हैं, ये बात आपको देखनी है। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इनसे भी बहुत सारे सवाल आपको नीट PYQs में देखने को मिल जाते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ एटॉमिक स्पीशी इज आइसोटोप्स, ठीक है। मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखा है, मास नंबर लिखा। सो दिस हाइड्रोजन इन नेचर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स।
One is H11, another one is H12, another one is H13. Now in all these three forms the atomic number is similar. अब देख सकते हैं तीनों में एटॉमिक नंबर 111 है, बट तीनों का जो एटॉमिक मास है, ये जो मास नंबर है वो डिफरेंट है, और ये तीनों के तीनों सेम एलिमेंट के हैं. सो कुल मिला के सेम एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट जिनका मास नंबर डिफरेंट होगा उनको आइसोटोप्स बोल देंगे. सो आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दोज आर नोन एज आइसोटोप्स. ठीक है. अच्छा, अगर मैं इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करूं तो आप देखेंगे सबका एटॉमिक नंबर सेम है तो सब में प्रोटॉन सेम होंगे, ऑब्वियस है. ठीक है. और अगर न्यूट्रल हैं सबके सब तो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब में सेम नहीं होगा. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पे आपको 0 न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा, 2 में से 1 कर दीजिए -1 मिलेगा, और यहाँ पे 2 मिलेंगे. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, राइट. ये एक और खास बात इनके बारे में. अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो आपके आइसोटोप्स होंगे सर, क्योंकि आइसोटोप्स में मास नंबर वैरी कर रहा है तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज वैरी करेंगे. सो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. ठीक है. और फिजिकल प्रॉपर्टीज इसलिए डिफरेंट होंगी क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड करते हैं और इनका मास बदल रहा है. मास बदलेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बदलेगा, मास बदलेगा तो डेंसिटीज बदलेंगे. ठीक है. तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी. ऐसा इसलिए क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट पे, कन्फिग्रेशन पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे. अब क्योंकि इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने के कारण इन सब के केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे. ठीक है. सो आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे हैव गॉट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. सो एग्जांपल में हमने लिख रखे हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स. सो इन नेचर द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एग्जिस्ट. The one is H11 known as protium. The first isotope is protium. The second is known as deuterium and the third one is known as tritium. इसको D से भी लिखते हैं और इसको T से भी लिखते हैं. This first isotope protium, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा बट इसमें कोई भी न्यूट्रॉन देखने को नहीं मिलता. सही है ना. एक लोता ऐसा एटम या एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल का जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा वो प्रोटियम होगा. सो प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ये पहले भी आपके जेके बॉस में आ रखा है, तो मैं फिर से लिख लेता हूँ. जेके बॉस PYQ, जेके बॉस PYQ 1 नंबर का सवाल है, आपके एग्जाम में पहले भी आ रखा है. ऐसा पूछ रखा आपको कि बताइए कौन सा आइसोटोप हाइड्रोजन का होगा जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाएगा, तो वो होगा H11, दैट इज प्रोटियम. सिमिलरली द सेकंड इज ड्यूटेरियम, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन पाया जाएगा. और तीसरा वाला आपका ट्राइटियम है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाएंगे. अच्छा, ये जो ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस होगा, अब ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में आपको 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा, कुल मिला के 2 पार्टिकल्स मिलेंगे. दैट इज वाई द न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम इज नोन एज ड्यूट्रॉन. और जो ट्राइटियम होगा, क्योंकि ट्राइटियम में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलेंगे, कुल मिला के 3 पार्टिकल्स न्यूक्लियस में देखने को मिलेंगे. दैट इज वाई द न्यूक्लियस ऑफ ट्राइटियम इज नोन एज ट्राइटॉन. इसके न्यूक्लियस को ट्राइटॉन भी पढ़ा जाता है. ठीक है. अच्छा, ये एक सवाल मैंने लिख रखा है, जेई का PYQ है. एक बार जेई में आ रखा है. ठीक है ना. जेई का PYQ है. सवाल कुछ इस तरीके से था कि जितने भी आइसोटोप्स होंगे हाइड्रोजन के, उन सब में न्यूट्रॉन्स का सम किसके बराबर होगा. तो ये आपने देख लिया 3 आइसोटोप्स हैं, पहले में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, दूसरे में 1 होता है, तीसरे में 2 होते हैं. तो आपने सम कर लिया तो सम करने पे आपका 3 आ जाएगा. तो बहुत हल्का सा सवाल. ठीक है. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात ये सर, ये जो 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के होंगे इसमें से जो तीसरा वाला आइसोटोप होगा दैट इज H13 वाला, ये तीसरा आइसोटोप जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर बढ़ते जाएंगे, दिस आइसोटोप इज वेरी अनस्टेबल. दिस इज अनस्टेबल, दिस इज वेरी वेरी रिएक्टिव. ठीक है ना. रेडियो एक्टिव होगा ये बहुत अनस्टेबल है, जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियस टूटना स्टार्ट होता है. और जब इसका न्यूक्लियस टूटता है तो ये रेज इमिट करता है, और ये बेसिकली रेज इमिट करता है बीटा नेगेटिव टाइप के रेज. ठीक है. आई एम श्योर आपने अल्फा बीटा गामा सुना होगा, इतनी सी बात आप ध्यान में रख लीजिएगा कि ये इमिट करता है बीटा नेगेटिव रेज. और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये नीट 2023 में आपको सवाल देखने को मिलेगा. PYQ था, आपको ऐसा पूछ रखा था कि बताइए जो सबसे अनस्टेबल या रेडियो एक्टिव आइसोटोप हाइड्रोजन का होगा वो कौन से रेज इमिट करता है. सो इट इमिट्स बीटा नेगेटिव रेज. ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात. अच्छा, उसके बाद एप्लीकेशन पोर्शंस में लिख लेता हूँ आइसोटोप्स के, कि आइसोटोप्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है. ठीक है. अच्छा, आइसोटोप्स का यूज़ अब देखेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि मान लीजिए आपने वाटर लिखा, आपको पता है वाटर H2O आएगा. अगर मैं हाइड्रोजन की जगह पे पहला आइसोटोप ना लिख के दूसरा आइसोटोप लिखूंगा जिसको आप ड्यूटेरियम कहेंगे, तो मैं H की जगह पे D लिख लेता हूँ.
और अगर मैं चाहूँ तो तीसरा आइसोटोप लिखूंगा तो H की जगह इसकी जगह पे T लिख दूंगा। अब ये तीनों के तीनों वाटर हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होगा। H2O को वाटर पढ़ लेते हैं, D2O को हैवी वाटर पढ़ लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मास बढ़ जाएगा। आपको पता है ड्यूटेरियम का मास 2 होगा, ट्राइटियम का मास 3 होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे इसका हैवीनेस भी बढ़ेगा, और T2O को हम सुपर हैवी वाटर पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट रोल आपको हैवी वाटर का देखने को मिलेगा। अच्छा, रोल क्या देखने को मिलेगा सर? ये जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, इस ड्यूटेरियम ऑक्साइड्स को न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ किया जाता है। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या काम करता है? ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने का काम करता है, एज अ मॉडरेटर काम करता है, ठीक है। सो इसको एज अ मॉडरेटर यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में। और ये बहुत स्पीड से बम्बार्ड करवाए जाने वाले न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने का काम करता है, उनको एब्जॉर्ब करता है, उनकी स्पीड को कम कर देता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पहले भी आपके एग्जाम में रखा है। मैं फिर से लिख लेता हूँ, दिस इज अ काइंड ऑफ नीट PYQ 24 में एक स्टेटमेंट में ये था, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज आइसोटोप। अच्छा, एग्जांपल लिखा हुआ है हमने नंबर नेक्स्ट, दैट इज आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो मैं एप्लीकेशन पार्ट बता रहा था, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं पहले एप्लीकेशन वाला ही पार्ट बता देता हूँ, फिर मैं एग्जांपल्स पे आ जाता हूँ। देखिए दूसरा एप्लीकेशन, सर दूसरा एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवाया और ग्लूकोज बनाया। लेट्स से आप फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस अब करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब जब आपने फोटोसिंथेसिस करवाया या किसी भी तरह का रिएक्शन करवाया, तो आपने ये देखा कि जो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आ रहा है, ये प्रोडक्ट में ऑक्सीजन वाटर के पास भी था और ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी था। अब मुझे कैसे समझ में आएगा कि ऑक्सीजन वाटर से आया या कार्बन डाइऑक्साइड से आया? क्योंकि दोनों तो एक ही तरह के होंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको किसी एक ऑक्सीजन को उसके आइसोटोप से बदलना पड़ता है। तो मान लीजिए ये सारे के सारे ऑक्सीजन एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस वाटर वाले ऑक्सीजन को टैग लगा दिया। टैग लगाने का मतलब मैंने इसको आइसोटोप से सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैंने लिख दिया O18, ठीक है। मान लो मैंने इसका कलर ही चेंज कर दिया पूरा का पूरा। अब अगर तो आप ये देखोगे कि ये वाला ऑक्सीजन मैं ऐसे रख लेता हूँ कि मान लीजिए वाला ऑक्सीजन आपका ब्लू वाला था, ये ऑक्सीजन 16 था और ये रेड वाला ऑक्सीजन 18 था। अब जब आपने ग्लूकोज बनाया तो फिर आप ये देखेंगे कि जो ग्लूकोज बना, क्या उस ग्लूकोज में ऑक्सीजन 18 वाला आया या 16 वाला आया? तो अगर 16 वाला आया होगा तो हम देख लेंगे कि ये CO2 से आया होगा, और अगर 18 वाला रेड वाला आया होगा तो हमें समझ में आएगा कि वाटर से आया होगा। और ये हमें सिर्फ तब पता चल सकता है जब हम किसी एटम को उसके आइसोटोप से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब समझ में आएगा कि प्रोडक्ट में जो एटम आया था वो किस वाले रिएक्टेंट से आया होगा। और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करने में। सो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिर से एक स्टेटमेंट में नीट में ऑलरेडी आ रखा है। सो रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करने में आइसोटोप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अच्छा, तीसरा रोल आपको देखने को मिल जाएगा आइसोटोप्स का, काइंड ऑफ मेडिकल एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आयोडीन का एक आइसोटोप होगा, दैट इज 131, इसको हम यूज़ करते हैं कैंसर थेरेपीज़ के लिए, ठीक है। या इवन जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट 63, इसका यूज़ किया जाता है कैंसर थेरेपीज़ में। और जो I-131 है, इसका यूज़ हम थायराइड डायग्नोसिस में भी कर लेते हैं, ठीक है ना। थायराइड डिजीज़ की क्योर करने में भी आयोडीन का रोल होता है, ठीक। थायराइड डिसऑर्डर्स में भी इसका रोल देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आइसोटोप्स आपको देखने को मिलेंगे जो फ्यूल की तरह भी यूज़ किए जाते हैं, जिनको हम रिएक्शन में फ्यूल्स की तरह यूज़ करते हैं, इवन रॉकेट्स में भी यूज़ कर लेते हैं। ऐसे भी बहुत सारे आपको आइसोटोप्स देखने को मिलेंगे, या आइसोटोप्स के एप्लीकेशंस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स हमने आइसोटोप्स के लगा रखे हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन के 3 आइसोटोप्स आपको देखने को मिल जाते हैं, 612, 613 एंड 614। और इनमें से जो 614 वाला है, ये वाला आपका अनस्टेबल होगा, और इसका यूज़ ये पहले नहीं आ रखा है, इस पर आपको फोकस रखना है, ये नीट में पहले नहीं आ रखा। ये जो आपका 614 वाला है, इसको यूज़ किया जाता है कार्बन डेटिंग में। तो कार्बन डेटिंग का मतलब होगा कि फॉसिल फ्यूल्स की एज वगैरह पता करने में इसका यूज़ किया जाता है। इसको कार्बन डेटिंग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसका यूज़ किया जाता है एज डिटर्मिनेशन में, एज डिटर्मिनेशन में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिमिलरली नाइट्रोजन के 3 आइसोटोप्स आपको देखने को मिलेंगे, 714, 715 और 716, ठीक है। और क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स देखने को मिलेंगे, 1735 एंड 1737, ठीक है ना। ये परसेंटेज अबंडेंस है, ये आगे जाके आपको समझ में आएगा कि नेचर में कौन कितना प्रेजेंट था। ऑल राइट। अच्छा, उसके बाद ये हमने सवाल लिख रखा है यहाँ पे कुछ आपको मैच करना है, ठीक है ना। कॉलम मैचिंग आपको करना है, ऑलरेडी मैच कर रखा है तो आप यहीं से देख लीजिएगा, आपको ऑलरेडी पता होगा। बताइए D2O हमने अभी देख लिया, इसका यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, मैच कर लिया। अच्छा, ट्राइटियम अनस्टेबल होता है, बीटा नेगेटिव रेज को इमिट करता है। I-131 कैंसर थेरेपीज़ में इसका यूज़ है, ठीक है। और उसके बाद C14 का यूज़ हो जाता है एज डिटर्मिनेशन में या कार्बन डेटिंग में। ये आ गया आपके आइसोटोप्स। नंबर नेक्स्ट, द सेकंड टाइप ऑफ एटॉमिक स्पीशीज आर नोन एज आइसोबार्स। ना व्हाट आर आइसोबार्स? इसी का बिल्कुल उल्टा आपको देखने को मिलेगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है,
आर्गॉन लिखा हुआ है, पोटेशियम लिखा हुआ है और कैल्शियम लिखा हुआ है। अब बताइए जो आर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम है, अब देख सकते हैं इन सबका मास नंबर सेम है 40, 40 एंड 40, बट देयर एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक है, सो दोज, अब ये सेम एलिमेंट के तो एटम्स हैं, डिफरेंट के हैं, सो दोज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जिनका मास नंबर तो सेम होगा बट इनका एटॉमिक नंबर अलग होगा, इनको हम आइसोबार्स पढ़ लेंगे। ठीक है, सो दीज आर नोन एज आइसोबार्स। ये बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब इनमें आप सब एटॉमिक पार्टिकल निकालने देखें ना तो सब एटॉमिक पार्टिकल आपको कोई भी सेम देखने को नहीं मिलेगा। सो आइसोबार्स में कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल आपको सेम देखने को नहीं मिलेगा। ये एग्जांपल लिखे हुए हमने। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में आप देखो कि कंटिन्यूटी में सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, 18, 19 और 20 एटॉमिक नंबर वाले। इसके अलावा पूरे पीरियोडिक टेबल में कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कंटिन्यूटी में एटॉमिक नंबर रिपीट हो जाए। सो इन तीनों को मिला के हम पढ़ते हैं ट्राइड ऑफ आइसोबार। ट्राइड का मतलब 3 का एक सेट है कंटिन्यूटी में जो आइसोबार्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, सो दिस इज नोन एज ट्राइड ऑफ आइसोबार्स। ये हमने दूसरा एग्जांपल लगा रखा है, ये भी आइसोबार्स का एग्जांपल है। ठीक है ना, टेल्यूरियम लिया हुआ है, जीनोन लिया हुआ है और बैरियम लिया हुआ है। आप देखेंगे सबका मास नंबर सेम है बट सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। सो दिस आर आल्सो आइसोबार्स। ओके, सो इन सब में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन जो मास नंबर होगा, जो सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स होगा वो सेम होगा। ये बात आपको पता है। ठीक है, अब क्योंकि आइसोबार्स डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल्स हैं, तो दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज अलग होंगी। द नंबर 3rd टाइप ऑफ एटॉमिक स्पीशीज आर नोन एज आइसोटॉन्स। आइसो का मतलब सिमिलर होता है, ठीक है, टॉन्स का मतलब न्यूट्रॉन्स। सो वो स्पीशीज, वो एटॉमिक स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाए जाएं, दोज आर नोन एज आइसोटॉन्स। फॉर एग्जाम्पल हमने B511 लिख दिया और 612 लिख दिया। अब बताइएगा बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 और मास नंबर 11, न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, मास माइनस एटॉमिक नंबर माइनस कर दूंगा, 11 में से 5 कर दीजिए 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 में से 6 निकाल दीजिए 6 आ जाएगा। सो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर हैं, इसलिए दोनों आपस में क्या है, आइसोटॉन्स। ठीक है, सो दीज आर नोन एज आइसोटॉन्स। अच्छा, सवाल देखिए कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रखा है मैंने कि अगर 2 स्पीशीज दिए गए हैं और दोनों आपस में आइसोटॉन्स हैं तो बताइए x का वैल्यू कितना आएगा। अब एक चीज़ तो मेरे को पता है कि आइसोटॉन्स का मतलब है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बताइए यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 16 में से 8 माइनस कर दूंगा 8 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी न्यूट्रॉन 8 रहे होंगे, तभी तो ये आइसोटॉन्स होंगे। तो अगर यहाँ पे भी 8 रहे होंगे, एटॉमिक मास पता करना है तो एटॉमिक नंबर 7 आ गया, प्रोटॉन 7 आ गए और न्यूट्रॉन 8 आ गए, तो मैं दोनों को सम कर लूँगा, दोनों को सम करने में 15 आ जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब x का वैल्यू 15 होगा। ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ एटॉमिक स्पीशीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है जी, ये भी बहुत बढ़िया, इससे जेके बॉस में भी पहले सवाल आ रखे हैं और इवन नीट जेई में भी इससे सवाल आते हैं। ठीक है, सो खुद में नाम मेंशन कर रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो एटॉमिक स्पीशीज, वो केमिकल स्पीशीज, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएं। ठीक है, सो वो स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिख रखा है Na पॉजिटिव एंड Mg+2। नाउ द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, सो इट मस्ट हैव 11 इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली, बट क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है, ये ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव का मतलब घटाना है, तो एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया तो 10 बच गए। सिमिलरली मैग्नीशियम में 12 थे तो 2 घटा दिए तो 10 बच गए, तो ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। ठीक है, सिमिलरली Cl नेगेटिव लिखा हुआ है, P-3 लिखा हुआ है। अच्छा, क्लोरीन में इनिशियली 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक नेगेटिव का मतलब बढ़ा दिया तो 18 हो गए, और इसमें 15 थे और 3 बढ़ा दिए तो 18 हो गए, तो ये भी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। अच्छा, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 होता है, 3 घटा दीजिए 18 बच जाएंगे। ठीक है ना, और टाइटेनियम 22 होता है, 4 घटा दीजिए तो कितने बच जाएंगे, 18 बच जाएंगे, तो ये भी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होंगे। अच्छा, CO एंड NO पॉजिटिव। अब बताइए आपको टोटल निकालने तो कितने आ जाएंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, तो टोटल आ गया 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8, 8 और 7 15 होगा, बट एक पॉजिटिव दे रखा तो आपको एक घटाना भी है, तो इसमें भी 14 आ जाएंगे। सो कुल मिला के ये दोनों भी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होंगे। ठीक है ना। अच्छा, नीचे सवाल की फॉर्म में हमने लिख रखा है कि बताइए कितने स्पीशीज़ हैं जो इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो हम देख लेते हैं कितने स्पीशीज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखने को मिलेंगे। फास्फोरस में 15 और 3 नेगेटिव लगा दिया तो टोटल हो गया 18। ठीक है ना, मैं 1 बाय 1 लिख के चल लेता हूँ फिर मैच कर लेंगे। अच्छा, सल्फर में 16 है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। क्लोरीन में 17 है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दे रखा है। ठीक है ना, नियॉन में 10 देखने को मिलेंगे आपको। फ्लोरीन में 9 है और एक नेगेटिव लगा रखा है तो 10 हो गए। सिमिलरली कार्बन में 6 है, 4 नेगेटिव का मतलब 10 हो गए। अच्छा, बोरॉन में 5 है और 5 नेगेटिव का मतलब 5 ऐड करने तो 10 हो गए। एल्युमिनियम में 13 थे, प्लस 3 का मतलब 3 लूज़ करने तो 10 बच जाएंगे। सिलिकॉन में 14 थे, 4 लूज़ करने तो 10 बच जाएंगे। मैग्नीशियम में 12 थे, 2 लूज़ करने तो 10 बच जाएंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे 10 10 10 10 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो ये जो आपको 7 स्पीशीज़ देखने को मिल रहे हैं, सातों के सातों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। सो आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, सिमिलरली दूसरा सवाल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे प्ले और आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इजी सा सवाल है, आपको ये बताना है कि कौन से पेयर्स आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, एक या एक से ज़्यादा। ठीक है, तो आप इजीली इनके एटॉमिक नंबर भी मैंने लिख रखे हैं तो सॉल्व कर सकते हैं और ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास। सिमिलरली
इनमें से कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए आप खुद से पॉज करके इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, आसान से सवाल है। टोटल निकाल लीजिए, जिसमें बराबर नहीं आ रहे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे, ठीक है। अगेन नेक्स्ट सवाल बहुत बढ़िया, सारे के सारे सवाल जो मैंने बना रखे हैं सबके सब सुपर डुपर हैं, सब बहुत बढ़िया सवाल हैं। अब इनमें से कौन से स्पीशीज़ हैं जो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, आपको वो देखना है, ठीक है ना। देखिए ये वाले ऑप्शन पे हमने टिक कर रखा है, देखते हैं कैसे। बताइए इसके 6 और इसके 8 एटॉमिक नंबर याद होगा आपको, तो ये आगे टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 नाइट्रोजन है तो टोटल आ जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कार्बन के 6 होते हैं, टोटल 2 बार कार्बन है तो 12 हो जाएंगे, और नेगेटिव 2 दे रखा मतलब 2 ऐड करने तो फिर से 14 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 2 ऑक्सीजन दे रखे हैं तो टोटल 16 हो गए, 16 में से 2 माइनस कर दीजिए, प्लस का मतलब घटाना है, फिर से 14 बच गए। तो इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम सेम होंगे, तो ये सारे के सारे आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, नो दिस इज द गुड क्वेश्चन, इसको मैच कर लीजिए आप, ठीक है ना। पॉज करके खुद भी मैच कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि ये स्पीशीज़ में क्या रिलेशन होगा। बताइए ये बी आर सेम एलिमेंट के एटम्स हैं तो ऑब्वियसली आइसोटोप्स होंगे, और आप देख सकते हैं इनके मास नंबर डिफरेंट है, तो ये आपके आइसोटोप्स होंगे, तो हमने मैच कर लिया इनको आइसोटोप्स के साथ। द नेक्स्ट इज कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 15। अच्छा सेम एटम के तो है नहीं ना, एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा इनमें क्या चीज़ सेम हो सकती है। अगर मैं न्यूट्रॉन निकालूंगा तो यहाँ पे 8 आ जाएंगे, और यहाँ पे भी न्यूट्रॉन निकालूंगा तो 8 आएंगे, सो ये आपस में आइसोटोन्स होंगे, तो मैंने मैच कर दिया आइसोटोन्स के साथ में, ठीक है। सिमिलरली तीसरे वाले में मैं देखूंगा तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में गिनूँ तो टोटल कितने आ जाएंगे, एक कार्बन के पास 6, 2 के पास 12। अच्छा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 बार प्रेजेंट है तो टोटल 14 आ जाएंगे, बट 2 पॉजिटिव दे रखा है तो 2 घटा दूंगा तो कितने बच जाएंगे, यहाँ पे भी 12 हो जाएंगे, ठीक है ना। सो ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। और जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है आर्गॉन 40 और कैल्शियम 40, मास नंबर सेम है तो ये आपस में आइसो बार्स हो जाएंगे, तो हमने मैच कर लिया इजिली, ठीक है। अच्छा सिमिलरली दूसरा कौन सा है जो इनकरेक्टली मैच किया गया है, अब देख सकते हैं इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है, आपको वो बताना है। तो ये आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा खुद आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ये आइसोबार्स हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। क्यों आइसोबार्स नहीं हो सकते, क्योंकि सर इसका जो मास नंबर है वो 12 होता है और इसका जो मास नंबर है वो 19 होता है। तो बताइए 12 और 19, हालांकि आइसोबार्स में मास नंबर सेम होना चाहिए, इनमें तो डिफरेंट है, तो आपस में आइसोबार्स नहीं होंगे, तो फोर्थ ऑप्शन इसका इनकरेक्ट होगा। Now the next type of species are isodiaphers. So this is also very important, ठीक है ना। इससे पहले सवाल नहीं बने तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। Now what are isodiaphers? So let's say we have taken an example of boron, that is boron 511 and carbon 613. अब आप देखेंगे इनमें कुछ भी चीज़ें सेम नहीं लगेंगी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल देंगे। इसमें 6 न्यूट्रॉन आएंगे और इसमें भी 6 न्यूट्रॉन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक 6 नहीं आएंगे इसमें, सॉरी इसमें 7 आ जाएंगे, ठीक है ना। 13 में से 6 माइनस कर दूंगा तो 7 आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ भी चीज़ सेम नहीं लग रही है तो उसके बाद हम इनका आइसोटोपिक नंबर निकालेंगे। सर आइसोटोपिक नंबर का मतलब डिफरेंसेस इन प्रोटॉन्स इन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉनिक नंबर, दैट इज न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन नंबर, इसको हम पढ़ते हैं आइसोटोपिक नंबर, ठीक है। तो आइसोटोपिक नंबर आप निकालेंगे, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन से और 5 प्रोटॉन से तो माइनस करने पे 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 7 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन माइनस करने पे 1 आएगा। सो इन दोनों में n माइनस पी नंबर सेम होगा। सो जो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होगा, सच स्पीशीज आर नोन एज आइसोडाइफर्स। सो आइसोडाइफर्स वो एटॉमिक स्पीशीज जिनमें आइसोटोपिक नंबर सेम होगा, ठीक है। अच्छा दूसरा सवाल यहाँ पे दे रखा है, सब स्पीशीज दे रखे हैं, आपको मैच करना है कौन सा स्पीशी आइसोटोप्स हैं, कौन से आइसोबार्स हैं, कौन से आइसोडाइफर्स हैं, कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है ना। ये भी आप इजीली कर सकते हैं, जिन बच्चों ने अच्छे से देख लिया है, जिनने क्लास भी पकड़ रखी है तो इजीली से मैच कर सकते हैं, इसको यहाँ कर भी रखा है। अच्छा द नेक्स्ट इज आइसोस्टर्स। नाउ व्हाट आर आइसोस्टर्स। अब देखिए आइसोस्टर्स वो केमिकल स्पीशीज़ जिन केमिकल स्पीशीज़ में कुछ खास बातें कॉमन होनी चाहिए। सर पहली बात तो ये कि आपस में आइसोस्ट्रक्चरल होने चाहिए। अब क्योंकि स्टार्टिंग वाला लेक्चर है तो बच्चे ने आइसोस्ट्रक्चरल पढ़े तो नहीं है, स्ट्रक्चर तो अभी देखे नहीं बच्चे ने, तो फिलहाल के लिए पोर्शन आप स्किप कर सकते हैं। और दूसरी साथ साथ में ये बात कि आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए, इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और एक और इंपॉर्टेंट बात कि इनका एटॉमिसिटी भी सेम होना चाहिए। एटॉमिसिटी भी सेम हो। एटॉमिसिटी का मतलब कि एक मॉलिक्यूल जितने एटम्स का बना है दूसरा वाला भी उतने ही एटम्स का बना होना चाहिए। से मान लीजिए हमने एग्जांपल लिख लिया N2O और दूसरा लिख लिया CO2। अब आप देखेंगे इन दोनों में 3 नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इसमें भी 3 एटम्स है, इसमें भी 3 एटम्स हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप फाइंड आउट करोगे टोटल तो इसमें भी 22 आएंगे, इसमें भी 22 आएंगे। सो ये दोनों के दोनों आपस में आइसोस्ट्रक्चरल हैं, दोनों का एटोमिसिटी भी सेम होगा और दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर अभी आपने पढ़ नहीं रखे तो उस हिसाब से आपके लिए बताना मुश्किल हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि इनका एटोमिसिटी भी सेम होगा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होंगे और ये आइसो स्ट्रक्चरल भी होंगे। तो स्ट्रक्चर आप लेटर ऑन जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। सो दोज आर नोन एज आइसोस्टर्स, ठीक है। सो कुल मिला के जो एटॉमिक स्पीशीज हैं वो 5 तरह के। आइसोटोप्स कौन कौन से आपने देखे, वी हैव आइसोटोप्स, देन वी हैव आइसोबार्स, देन वी हैव आइसोटोन्स, राइट, देन वी हैव आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज,
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, एंड देन वी हैव आइसोडाइफर्स, आइसोडाइफर्स, ठीक है ना। ये 5 तरह के इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ आपने एटॉमिक स्पीशीज़ आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको पढ़नी है वो है एटॉमिक मास। मतलब दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यहाँ से आपकी कहानी शुरू होगी, यहाँ से और अच्छी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी, और थोड़ी देर के बाद आपको कुछ ऐसा न्यूमेरिकल पोर्शन भी देखने को मिलेगा ना। व्हाट इज़ एटॉमिक मास? अब देखिए, एटॉमिक मास की जो जानकारी बच्चे के पास अभी तक है वो ये है, सर जब कभी भी आप किसी एटम की बात करोगे, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सा इमेज अगर मैं ऐसा बना दूँ एक एटम का, तो ऐसा होता नहीं है बट स्टिल एक थोड़ा सा दिखाने के लिए, तो आप हमेशा देखेंगे कि इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, और इसकी विसिनिटी में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और मास को डिसाइड या डिटरमिन करता है सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत निग्लिजिबल होगा। सो सिमिलरली एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे या कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, ये मास को डिटरमिन करता है। अब मास कुल मिला के अगर आप ऐसा सिर्फ लिखेंगे कि कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन, सर ये तो जस्ट एक नंबर हुआ ना। ये तो जस्ट आपने इतना बताया कि किसी एटम में, किसी फलाने एटम में 6 प्रोटॉन, किसी फलाने एटम में 6 न्यूट्रॉन होंगे, तो ये तो जस्ट आपने एक नंबर बता दिया। अब मास तो बताया नहीं। हालांकि मास को मेजर करना है आपको, तो जनरली जो यूनिट बच्चे को समझ में आता है वो केजी होगा या वो ग्राम होगा, अदरवाइज तो समझ में आ ही नहीं जाता। जब मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं शॉप पे किसी को और मास की बात कर रहे हैं कि आप प्याज ले रहे हैं, तो आप बोलेंगे ऐसे कि 6 ये वाले प्याज दे दीजिए, 6 ये वाले प्याज दे दीजिए, तो आप किलो या आधा किलो का हिसाब तो लगाएंगे। तो सिमिलरली जब कभी भी आपको एटम्स का मास मेजर करना है, तो अगर आपको केजी में मेजर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिएगा क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सर पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एक बात आपने ये पता कर ली। और जब ये बात आपने पता कर ली, फिर दूसरी बात आप ये पता करेंगे कि एक प्रोटॉन का मास कितना और एक न्यूट्रॉन का मास कितना। अब आपको ये पता ऑलरेडी आपने ऊपर देख लिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है। तो अगर मुझे ये पता चल गया कि टोटल पार्टिकल्स कितने और उसमें से एक पार्टिकल का मास कितना या दूसरे पार्टिकल का मास कितना, तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा प्रोटॉन के मास से, क्योंकि दोनों का बराबर था। तो कुल मिला के अगर आपको मास निकालना है तो पहले तो ये पता करूंगा कि टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने, टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने, और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा प्रोटॉन के मास से, तो आपको एक्चुअल मास केजी में देखने को मिल जाएगा। तो उसी चीज़ को हमने देखना है और उसी चीज़ को हमने पढ़ना भी है, ठीक है। सो एटॉमिक मास को 2 तरीके से लिखा जाता है। वन इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास, और रिलेटिव एटॉमिक मास में आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स निकाल रहे हैं कि कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स थे, ठीक है। और इसका कोई यूनिट साथ में नहीं लिख के चल रहे हैं, तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। मान लीजिए मैंने कार्बन लिख लिया या मैंने सोडियम लिख दिया, लेट्स से सोडियम 1123। अब आप देखेंगे इसमें प्रोटॉन कितने आ रहे हैं, 11, और इसमें न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 23 में से 11 माइनस कर दीजिए, 12 आ जाएंगे, ठीक है। तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपने निकाले वो कितना आ गया, टोटल आ गया 23, यही 23 है। तो जो 23 आया, मैंने साथ में कोई यूनिट नहीं लिखा, तो जस्ट मैंने एक नंबर लिख दिया, दिस इज रिलेटिव मास, दिस इज रिलेटिव मास, ठीक है ना। 2 रिलेटिव मास का एक और स्टेटमेंट भी आप देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो जस्ट एक नंबर होगा कि आपने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड किए। अब अगर आपको ये पता करना है कि सर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है, उसके बाद मैं ये पता कर लूँ कि एक प्रोटॉन का मास कितना होगा, और फिर इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, 23 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे टोटल मास मिल जाएगा, सही है ना। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा बोल दूँ आपको कि एक कमरे में आप बैठे हुए हैं और इस कमरे में बहुत सारी कुर्सियाँ हैं, लेट्स से मैं इस तरीके से बोल देता हूँ, ए टाइप की कुर्सियाँ हैं, कुछ बी टाइप की कुर्सियाँ, और मान लीजिए सबका वज़न या इस टोटल का, इस जो पूरे का है, ये पूरे के पूरे जो है ये है आपके पास 6, सही है ना। ये पूरे के पूरे जो आपके पास चेयर्स प्रेजेंट हैं, ये 6 चेयर्स हैं। अब मैं आपको ये बोलूँ कि बताइए इस पूरे का मास कितना हुआ, सर उसके लिए आप मेरे को ये बता दीजिए पहले कि ए का मास और बी का मास कितना। मान लो मैं आपको ये बोल दूँ कि ए और बी का मास बराबर है, फिर आप बोलेंगे कि सर किसी एक का मास बता दीजिए अगर दोनों का बराबर है। तो अगर मैंने किसी एक का मास बता दिया, लेट से मैंने बोल दिया आपको कि बी का मास है 2 kg और टोटल पार्टिकल हैं 6, तो फिर मैं आपको बोलूँगा टोटल मास निकालिए, तो फिर आप सिंपली क्या करेंगे, 6 × 2 करेंगे, और आप ये देखेंगे कि टोटल मास आ जाएगा 12 kg, क्योंकि एक का 2 kg है तो टोटल 6 थे, तो 6 का 12 kg आ जाएगा। सिमिलर वे में अगर आप किसी एटम का मास पता करना चाह रहे हैं, तो पहला टास्क तो ये होगा कि उसके एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको एक्चुअल एटॉमिक मास kg में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एक्चुअल एटॉमिक मास निकालना है तो फिर ये टेक्निक आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो किसके बराबर होगा, सर मास होगा बराबर कि कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम प्रोटॉन्स के मास से, ठीक है। अच्छा, अब प्रोटॉन का मास तो आपको आज पता है, लेकिन जब प्रोटॉन के मास को, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस बात को अलग से, ठीक है ना, मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, इसको समझिएगा प्लीज़, ठीक है, कि प्रोटॉन का मास आज तो हमें पता है, लेकिन सर जब ये चीज़ें इनिशियली स्टार्ट हुई तो प्रोटॉन का मास फाइंड आउट करने के लिए ऐसा तो कोई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी थी नहीं।
तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने स्टैंडर्ड मान के चला, फिर हम स्टैंडर्ड कंपेयर करके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए कंपेरेटिवली आप कैसे काम चलाएंगे। मान लो इसके लिए भी एक और उदाहरण देके चलता हूँ, मैं एग्जांपल देके चलता हूँ सो दैट आप समझ पाएँ। मान लो इस कमरे में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारी कुर्सियाँ हैं, ऐसा मान लो बहुत सारी कुर्सियाँ हैं, ABCDEFGH ऐसे बहुत सारी कुर्सियाँ हैं, और इनमें से एक कुर्सी है Z, और इस Z का मास सबसे कम है। मान लो मैं आपको ये बोल दूँ कि Z का मास है 1 kg, ठीक है, और बाकी जितने भी इन सब का मास इससे ज़्यादा है। मान लो ये 2 kg का है, मान लो ये 3 kg का है, बाकी 4 kg, 5 kg, 10 kg ऐसा है, ठीक है। अब अगर मैं कंपेयर करके मास निकालूं, कंपेयर करके मास को पढ़ूं, तो फिर मैं क्या पढ़ूंगा। जैसे मान के चलो मैं बोलूं आपको कि D का मास 2 kg था, तो मैं इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूं, सर जो D का मास होगा वो Z के कंपैरिजन में 2 टाइम ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये होगा कि मुझे Z का पहले से ही पता होगा, क्योंकि Z का 1 kg था, तो मैं अनुमान लगा लूंगा कि D का हाँ 2 kg रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए फ्लोरीन का 10 kg है, तो मैं क्या कहूँगा सर जो फ्लोरीन, ये जो F का होगा, फ्लोरीन बता रहा हूँ सॉरी, जो F का मास होगा वो Z के 10 गुना ज़्यादा होगा, Z से 10 टाइम ज़्यादा होगा। दिस इज़ हाउ वी कंपेयर द मासेस, ठीक है, सिंपल सी बात है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है कि कंपेयर करके कैसे हम पता कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कंपेयर करने के लिए किसी न किसी स्टैंडर्ड को तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, किसी न किसी स्टैंडर्ड को तो सामने रखना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड अब ये बेसिकली 20th सेंचुरी में चेंज हुआ था, अदरवाइज इससे पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन था, इससे पहले स्टैंडर्ड ऑक्सीजन था, लेकिन 20th सेंचुरी में स्टैंडर्ड को बदला गया। और जो स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में मासेस को कंपेयर करने के लिए लिया जाता है वह है कार्बन 12 आइसोटोप। सो कार्बन 12 आइसोटोप is taken as standard to compare masses। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात अगर समझ में आ गई ना तो आप समझ लीजिए कि अगली वाली बातें आपके लिए आसान हो जाएंगी। टू कंपेयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। अच्छा, इससे कैसे कंपेयर करेंगे, कुल मिला के टास्क क्या है, मोटी बात भूलिएगा मत, कुल मिला के सिर्फ टास्क कितना है कि प्रोटॉन का मास मुझे समझ में आ जाए कि प्रोटॉन का मास कैसे मिलेगा, काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या किया गया सर, कार्बन के, अब ये जो कार्बन 12 है, मैं आपको ये पूछूं कि बताइए कार्बन 12 में टोटल स्पीशीज कितने हैं, टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, तो आप कहेंगे 12 टोटल न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है ना, दिख रहे हैं आपको। सो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सो टोटल न्यूक्लियॉन्स आपको मिलेंगे 12, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये पता करना है कि एक प्रोटॉन का मास कितना होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियॉन्स है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से था, अगर टोटल पार्टिकल 12 थे और मैं ये पता कर लूँ कि इस कार्बन का टोटल मास कितना था, तो मैं ये पता कर पाऊंगा कि एक प्रोटॉन का मास कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये आएगा मास कार्बन एटम के, कार्बन 12 के एक एटम का। अच्छा, अब मुझे बताइए ये जो मास आया, ठीक है ना, प्लीज़ फोकस करके, जिन लोगों ने पहली बार पढ़ना है, जिनने पढ़ रखा है उनके लिए ईजी है ये। अच्छा, कार्बन 12 की एक एटम का ये जो मास आया, ये किसकी वजह से आया सर, ये इन 12 पार्टिकल्स की वजह से आया। तो अगर मेरे को एक पार्टिकल का मास निकालना है तो क्या करूँगा मैं, ऐसा मान के चलो मैं आपको ये बोल दूँ कि एक कमरे में ऐसा बोल दूँ मैं आपको कि एक कमरे में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी चेयर्स हैं, ऐसा करके, और मैं आपको ये बोलूँ कि इन सब का मास है 60 kg, और ये टोटल थे आपके पास 6, तो पूछूं कि बताओ एक का मास कितना होगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे, टोटल मास को एक के मास से डिवाइड कर देंगे, तो आपको इंडिविजुअल ये आपको देखने को मिल जाएगा कि एक इंडिविजुअल का मास कितना होगा, ठीक है ना, 10 kg एक इंडिविजुअल का मास देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको मास ऑफ प्रोटॉन पता करना है, सर मास ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा कि टोटल कार्बन 12 के एटम का मास कितना था, वो था 1.99 इंटू 10⁻⁻23। इसको डिवाइड कर दूंगा मैं कितने पार्टिकल्स के साथ, जो टोटल पार्टिकल थे वो 12 थे, जिनमें से आधे प्रोटॉन थे आधे न्यूट्रॉन थे, लेकिन कुल मिला के सबका मास तो एक ही जैसा था ना, तो इसलिए मैंने टोटल पार्टिकल लिख लिया 12। जब आप ये डिवाइड करेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दिस वैल्यू इज नथिंग बट द मास ऑफ प्रोटॉन, जो आपने ऊपर ही देख रखा है, ठीक है ना। दिस वैल्यू इज नोन एज मास ऑफ प्रोटॉन एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज 1 AMU। दिस इज 1 AMU और 1 U, इसी वैल्यू को 1 AMU या 1 U भी पढ़ते हैं। अब इससे कंपेयर करके मास निकाला जा सकता है। अब मुझे बताइए, ये प्रोटॉन का वैल्यू आया, ये प्रोटॉन के मास का वैल्यू आया, और इससे कम वैल्यू किसी का होगा नहीं, क्योंकि अगर आप सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट की भी बात कर लें, जो हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन पाया जाता है, और अगर हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होगा तो मास इतना तो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इससे नीचे तो मास देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि किसी भी एलिमेंट का अगर मास निकालना है तो मैं इससे कंपेयर करके निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का एक्चुअल एटॉमिक मास निकालना है, अगर मुझे किसी का भी एक्चुअल एटॉमिक मास निकालना है,
तो एक्चुअल एटॉमिक मास बराबर होगा कि उसका रिलेटिव कितना था, ठीक है, उसका नंबर कितना आ रहा था, मल्टीप्लाई बाई AMU, वेयर AMU इज नथिंग, 1 AMU इज नथिंग बट मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इज नथिंग बट मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो बताइए किसके बराबर आएगा। मान लीजिए मैंने जो एग्जांपल ऊपर लिया था उसी को मैं दोबारा लिख लूँ, लेट्स से सोडियम 1123, तो अगर मुझे सोडियम का निकालना है तो किसके बराबर होगा सर, 23 जो इसका रिलेटिव आ रहा है मल्टीप्लाई बाई AMU, AMU की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो कुल मिला के आएगा 23 AMU या 23 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम, ये मास आ जाएगा जो अब समझ में आता है। तो इसको पढ़ने के दो तरीके हैं सर, या तो मैं ऐसा पढ़ लूँ कि सोडियम का मास 23 गुना ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड वैल्यू, एज कंपेयर टू 1 AMU, या एज कंपेयर टू 1/12 पार्ट, ये देखा आपने जो ये लिखा हुआ है 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, जिसको हमने स्टैंडर्ड माना था कि कार्बन 12 के एक एटम के जो मास का वैल्यू होगा उसका 12वां हिस्सा, उसका 1/12 पार्ट जो आएगा वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर आएगा। तो उससे कितने टाइम ज़्यादा किसी का मास आ रहा है, किसी भी एटम का मास आ रहा है, उसको हम पढ़ लेंगे एटॉमिक मास। दैट इज व्हाट एटॉमिक मास इज। सो एटॉमिक मास इज अ नंबर। देखो अगर मैं इसी को पढ़ लूँ तो मैं ऐसा लिखूंगा, एटॉमिक मास इज अ नंबर, 23 आया, विच रिप्रेजेंट्स हाउ मच हैवियर द मास ऑफ एन एटम इज। ये वो नंबर है जो आपको ये बताएगा कि किसी भी एटम का मास कितना ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू 1 AMU, एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, एज कंपेयर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, एज कंपेयर टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा, ये इस चीज़ को आप AMU पढ़ लेंगे, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई, जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है उनको और ज़्यादा समझ में आ जाएगी ये बात, ठीक है। सो दैट इज एटॉमिक मास। तो मैंने लिखा हुआ है, देखिए एटॉमिक मास में बी डिफाइंड इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट्स हाउ मच हैवियर या हाउ मच टाइम्स द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम इज हैवियर एज कंपेयर टू द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप या कार्बन 12 स्टैंडर्ड। इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है ना। इसको हम पढ़ लेंगे एटॉमिक मास। अच्छा, इसी को मैं इस तरीके से भी पढ़ सकता हूँ कि इट मे बी डिफाइंड एज अ नंबर विच रिप्रेजेंट्स हाउ मच हैवियर द मास ऑफ एन एटम इज एज कंपेयर टू 1 AMU, एक AMU से कितना ज़्यादा मास होगा, इसी को हम क्या पढ़ लेंगे, एटॉमिक मास पढ़ लेंगे, ठीक है। सो एक्चुअल एटॉमिक मास मैंने ऊपर ही लिखा हुआ था, सेम ही स्टेटमेंट होगा, एक्चुअल एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, या इसी मास ऑफ प्रोटॉन को हम AMU भी पढ़ लेते हैं, तो नीचे हमने फाइंड आउट भी कर रखा है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा, यही जो 1 AMU आया ये किसके बराबर आया, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, और वही मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर, और इसी को 1 डेल्टन भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो डेल्टन ये फाइंड आउट किया था तो अपने नाम से रख लिया, इसी को 1 डेल्टन भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपको ये बोलूँ कि मान लीजिए मैंने स्टैंडर्ड चेंज कर लिया, अब अभी तक तो कार्बन 12 स्टैंडर्ड लिया जा रहा है, ठीक है ना, सारे IUPAC रिकमेंडेशन की वजह से, IUPAC की कमेटी के हिसाब से कार्बन ही अभी तक स्टैंडर्ड माना जा रहा है, क्योंकि इसका अबंडेंस अच्छा खासा होगा, प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं हम अभी तक, और बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशंस देता है। अच्छा, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मान लीजिए मैंने स्टैंडर्ड बदल दिया, लेट्स से मैं हाइपोथेटिकली आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए मैंने मैग्नीशियम को स्टैंडर्ड रख लिया, मैग्नीशियम का मास 24 होता है, तो फिर मैं आपको ये पूछूं कि क्या स्टैंडर्ड बदलने से एटॉमिक मास पे कोई फ़र्क पड़ेगा या सिर्फ AMU का डेफिनेशन बदलेगा। अच्छा, AMU किसके बराबर था, AMU बराबर था 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अच्छा, मुझे बताइए अगर मैग्नीशियम मैंने स्टैंडर्ड माना, हाइपोथेटिकली मान के चल रहा हूँ मैं, तो क्या AMU का डेफिनेशन बदलेगा या AMU का वैल्यू बदलेगा। अब देखिए आप कैसे निकालेंगे मास ऑफ प्रोटॉन उस टाइम पे, 1 AMU किसके बराबर होगा सर, अभी 1 AMU बराबर होगा कि इसका टोटल मास कितना, सही है ना, इसके एक एटम का टोटल मास कितना, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 24 से। अच्छा, जब आप ये करेंगे तो आपको फिर से वही वैल्यू मिलेगा, वो जो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 था ना, ये वैल्यू वही मिलेगा, ये चेंज नहीं करेगा। कुल मिला के जो AMU का वैल्यू है या जो प्रोटॉन का वैल्यू है वो नहीं बदलेगा, सिर्फ बदलेगा इतना कि डेफिनेशन बदलेगा। अगर उस टाइम पे आप AMU का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो फिर मिलेगा आपको कि 1/24 टाइम एज कंपेयर टू द मास ऑफ 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम, बट द वैल्यू ऑफ प्रोटॉन, द वैल्यू ऑफ 1 AMU विल नॉट चेंज। इसका मतलब एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आप स्टैंडर्ड को बदलेंगे तो एटॉमिक मास का वैल्यू उतना ही देखने को मिलेगा, बस डेफिनेशन बदल जाएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका एटॉमिक मास। अच्छा, नंबर नेक्स्ट इज
मॉलिक्यूलर मास, अब एटम की बात ना करके मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो बात तो सेम ही होगी। मान लीजिए मैंने H2O लिख दिया, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन का 16 होगा, टोटल आ जाएगा आपका 18। ठीक है ना, गलती से लिखा हुआ किसी बच्चे ने, सो टोटल आ जाएगा 18। अच्छा, ये जो 18 मास आपके पास आया, अब इस 18 को आप कैसे लिखेंगे सर? अगर तो मैंने सिंपली 18 लिखा तो मतलब मैंने कोई यूनिट नहीं पढ़ा साथ में, लेकिन अगर मैंने यू लिख दिया तो इसका मतलब मैं एक्चुअल मास की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, आपको ग्राम्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है अलग से, वो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए हम उस पार्ट को नहीं लिखते हैं जनरली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, तो हम यू की टर्म्स में लिख लेते हैं, वेर यू इज़ यूनिफाइड मास। इसी AMU को छोटा करके आप यू भी लिख सकते हैं। AMU इज़ एटॉमिक मास यूनिट एंड यू इज़ यूनिफाइड मास, यू इज़ यूनिफाइड मास। ठीक है, इसी को AMU पढ़ते हैं, ये यू है। अच्छा, तो मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होगा सर? मॉलिक्यूलर मास फिर से एक नंबर होगा जो आपको ये बताएगा कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना ज़्यादा होगा जब मैं कंपेयर करूँ इसको 1 AMU से, या जब मैं कंपेयर करूँ इसको 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, सेम डेफिनेशन रहेगा, बस जहाँ एटम था वहाँ आपको मॉलिक्यूल निकालना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। ये पहला टास्क है कि जब कभी भी आपको कम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या इवन बोर्ड्स या CBSE में सॉल्व करने हैं तो मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना आया आपको तो फिर जाके आप सवाल अप्रोच कर पाएंगे आगे। ठीक है, तो जब कभी भी आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का बराबर होगा सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। सम ऑफ एटॉमिक मासेस, जितने भी एलिमेंट सवाल में दिए गए हैं, कंपाउंड में दिए गए हैं, उन सब एलिमेंट्स के एटम्स के मासेस को सम कर लीजिए, आपको मॉलिक्यूलर मास देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए मैंने हल्के एग्जांपल्स लिख रखे हैं, फिर कुछ अच्छे भी हैं। NH3 लिखा हुआ है। अच्छा, नाइट्रोजन का मास 14 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 1 का 1 तो 3 का 3 आ जाएगा। ठीक है, सो 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17U। सिमिलरली CH4, सर कार्बन का मास 12 होता है और हाइड्रोजन का मास 1 होगा, लेकिन 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो 4 × 1 4 हो जाएगा, सो टोटल मास आ जाएगा 16U। अच्छा, ग्लूकोज लिखा हुआ है, तो ग्लूकोज में कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होगा। ठीक है, अब क्योंकि कार्बन 6 टाइम प्रेजेंट है तो मैं क्या लिखूंगा मैं लिख लूँगा 6 × 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो जितना नंबर है उतना ही मास आएगा तो मैं लिख लूँगा 12 प्लस ऑक्सीजन 6 टाइम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का मास 16 होता है तो मैं लिख लूँगा 6 × 16। सो ये टोटल आप करेंगे तो टोटल आपके पास 180 आ जाएगा। सो 180U ग्लूकोज का मास आ जाएगा। अच्छा, मान लीजिए आपने शुगर लिखा हुआ है C12H22O11, तो इसका मास कितना आ जाएगा? सर कार्बन का 12 होता है तो कार्बन 12 टाइम प्रेजेंट है तो मैं लिख लूँगा 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो जितने टाइम है उतना ही आएगा, 22 आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और ऑक्सीजन 11 टाइम प्रेजेंट है तो मैं लिखूंगा 11 × 16। सबको टोटल करूंगा 342 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद कुछ कंपाउंड मैंने लिखे हुए हैं सो दैट बच्चा इस तरीके से भी ध्यान में रखे कि कंपाउंड के नाम भी याद रखे, इसके फॉर्मूला भी याद रखे और मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए, रटना नहीं है, निकालना आना चाहिए सिर्फ। ठीक है, सो मैंने ब्लू विट्रोल लिखा हुआ है। सो ब्लू विट्रोल इज CuSO4.5 टाइम्स H2O। दिस इज द फॉर्मूला ब्लू विट्रोल, CuSO4.5 टाइम्स H2O। कौन कौन से एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं? कॉपर मिल रहा है, कॉपर का मास 63 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे और फिर सारे एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स हैं उन सब के मासेस को सम कर लेंगे। सर कॉपर एक ही बार था तो कॉपर का मास 63.5। ठीक है ना, अब 63 चल लीजिए, 63.5 पूरा लिख लीजिए, प्लस सल्फर का मास 32 लिख दिया। अच्छा, ऑक्सीजन कितने हैं? सर 4 तो यहाँ पे मिल रहे हैं और अगले में जो 5 है ये सबके साथ में है तो ये 5 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हैं। सो 5 और 4 9 हो जाएंगे। सो कुल मिला के ऑक्सीजन आपके पास आ जाएंगे 9। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे इसने गड़बड़ कर रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसमें गड़बड़ कर रखा है कुछ तो मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ। इसको देखिए, ये आएगा 63.5 प्लस 32 प्लस टोटल ऑक्सीजन आ गया 9 तो मैं लिखूँगा 9 × 16। ठीक है ना, इसने अगले वाले काउंट नहीं कर रखे हैं इसने। अच्छा, इसने कर रखे हैं बट दूसरे तरीके से कर रखे हैं। चलिए मैं इस तरीके से भी बता देता हूँ आपको, 16 × 9 प्लस अगले वाले में हाइड्रोजन कितने देखने को मिलेंगे आपको? 5 × 10, तो टोटल हाइड्रोजन 10 मिल जाएंगे। 1 का 1 होता है तो 10 का 10 होगा, तो इसको सम करेंगे तो ये आएगा 249.5। अच्छा, इसी को करने का दूसरा तरीका, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। वो कैसे? सर ये जो वाटर होगा, वाटर का टोटल मास 18 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया टोटल 18। तो मैं सिंपली ऐसा भी कर सकता हूँ कि वाटर का मास 18 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका अलग निकल जाएगा, देखो कर रखा है 5 × 18 और पिछले वालों का प्लस कर लूँगा। कॉपर का 63.5, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 बार ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो 16 × 4 कर दूंगा तो ये फिर भी उतना ही आ जाएगा, दैट इज 249.5। ओके, बहुत सारे और भी लिख रखे हैं, आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वाइट विट्रोल लिखा हुआ है, ये इसका फॉर्मूला है ZnSO4.7 टाइम्स H2O, मास निकाल दिया। ठीक है ना, जिंक का पता होना चाहिए, वो लिख रखा है यहाँ पे। मोहर सॉल्ट लिखा हुआ है, सर मोहर सॉल्ट इज फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, हेक्साहाइड्रेट, FeSO4, NH4 ट्वाइस SO4 एंड 6 टाइम्स H2O। इसका भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, एसिटाइलिन गैस लिखा हुआ है, दैट इज C2H2।
इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। मार्श गैस लिखा हुआ है, मार्श गैस इज नथिंग बट मीथेन, दैट इज CH4। CH4 का कितना आ जाएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन एक का एक, 4 का 4 हो गया 16। ग्रीन विट्रोल लिखा हुआ है FeSO4.7 टाइम्स H2O, सबका फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। ग्लोबल सॉल्ट है, दैट इज सोडियम सल्फेट एंड डेकाहाइड्रेट, फाइंड आउट कर लीजिए, काम हो जाएगा। तो बाकी भी है, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई, मॉलिक्यूलर मासेस और एटॉमिक मासेस वाली, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, ये एक और बात ध्यान रखिएगा, जो AMU आपने पढ़ा ना, AMU, ये AMU पहले भी आपके एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। JK बॉस के PYQ में पहले भी आया है, ये JK बॉस में पहले भी आ रखा है, ठीक है। तो क्या देखा आपने AMU के बारे में, 2 बातें लिख लेता हूँ मैं। AMU इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक लेवल पे, ये एटॉमिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एटम्स के मासेस को अगर आपने कंपेयर करना है या लिखना है तो उसका एक यूनिट AMU है। सो AMU इज द यूनिट ऑफ मास ऑफ एटॉमिक स्पीशीज, ठीक है। सेकेंड, इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे सर? एटॉमिक मास यूनिट में बी डिफाइंड एज 1/12th पार्ट, 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, राइट, कार्बन 12 आइसोटोप, राइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, आपने जब एटॉमिक मास देखा और मॉलिक्यूलर मास देखा तो अब फिर आप ये देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट आपको पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलेंगे जिनके एटॉमिक मासेस फ्रैक्शन में दिए होंगे, डेसिमल में दिए होंगे। जस्ट लाइक वेरी टिपिकल एग्जांपल ऑफ क्लोरीन, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 एंड मास नंबर इज 35.5। अब जनरली जब बच्चा दिमाग लगाएगा तो ये सोचेगा कि सर एटॉमिक मास बराबर था प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम के, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई बाय प्रोटॉन के नंबर से किया था तो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू देखने को मिल रहा था जो एक्चुअल मास होता है, ठीक है ना, जिसमें हमने देखा फिर एक्चुअल रिलेटिव अपॉन किसके बराबर था, रिलेटिव इनटू AMU के बराबर था, ठीक है ना। अच्छा, वहीं से अगर मैं इसी स्टेटमेंट को, देखो मैंने ऐसे लिखा हुआ था, इसको ऐसे भी याद रखते हैं, आर्म इज इक्वल टू रैम इंटू AMU। इसका मतलब एक्चुअल एटॉमिक मास बराबर है रिलेटिव का मतलब कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, मल्टीप्लाई बाय AMU के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, यहीं से अगर मैं रैम लिखना चाहूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो वो किसके बराबर होगा सर? रिलेटिव बराबर होगा कि किसी एटम का एक्चुअल कितना है, राइट, एक्चुअल एटॉमिक मास कितना एटॉमिक मास है, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा AMU से, और इसी AMU को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है ना। कुल मिला के जो फॉर्मूला है इसको आप 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस फॉर्मूले को आप 2-3 तरीके से रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। सो आर्म इज इक्वल टू रैम इंटू AMU, या रैम इज इक्वल टू एक्चुअल कितना है डिवाइड कर देंगे 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 से, जिसको आप मास ऑफ प्रोटॉन भी पढ़ते हैं या AMU भी पढ़ते हैं या मास ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ते हैं या 1 डेल्टन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मास आपको फ्रैक्शन में देखने को मिल रहा है, पॉइंट्स में देखने को मिल रहा है, डेसिमल्स में, सर ये क्या चीज़ है? हालांकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आधा हो नहीं सकता है, तो ये कैसा मास दे रखा है सर? ये जो मास होगा ये आपका एवरेज मास होगा, और ये मास होगा दिस इज इक्वल टू सम ऑफ, ऐसा मान लीजिए दिस इज द मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स। ये मास है किसी भी एलिमेंट के एटम्स के सारे आइसोटोप का मास, जितने भी आइसोटोप्स होंगे सबका मास होगा, इसको हम रिलेटिव एवरेज मास पढ़ लेंगे। इसका मतलब कि वो सारे एलिमेंट जो आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं उनके लिए आपको एवरेज मास निकालना पड़ेगा, रिलेटिव एवरेज मास निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये रिलेटिव एवरेज मास आप कैसे निकालेंगे अभी ये देख लीजिएगा, ठीक है, एक समझ लीजिए, बाकी आप खुद से कर लेंगे। अच्छा, जब कभी भी आपको रिलेटिव एवरेज मास निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिसका निकालना है उसके आइसोटोप्स कितने हैं। देखिए मैंने लिख रखा है इस टेबल में कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स आपको नेचर में देखने को मिलते हैं, वन इज क्लोरीन 35 अनदर वन इज क्लोरीन 37, ठीक है, 2 आइसोटोप्स, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। उसके बाद दूसरी बात आपको इनके मासेस पता होना चाहिए, तो हमने लिख दिया, पहले का 35 और दूसरे का 37 दे भी रखा है, ठीक है। तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए इनको परसेंटेज अबंडेंसेस। परसेंटेज अबंडेंस का मतलब कौन सा आइसोटोप नेचर में कितने मात्रा में प्रेजेंट होगा, कितना अबंडेंस किस वाले का ज़्यादा होगा। तो आप देखिए क्लोरीन 35 75% प्रेजेंट है, और जो क्लोरीन 37 है वो 25% प्रेजेंट है, ठीक है ना। मतलब जब कहीं पे भी क्लोरीन प्रेजेंट होगा उसमें से 75% 35 वाला होगा और 25% 37 वाला होगा। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब ये 3 चीज़ें आपको पता है फिर आप रिलेटिव एवरेज निकाल सकते हो। सर फिर रिलेटिव एवरेज मास निकालने का फॉर्मूला जो होगा वो कुछ ऐसा है, दैट इज मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, पहले आइसोटोप का मास मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है, प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। सो रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू किसके बराबर? मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज अबंडेंस प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप
मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज अबंडेंस, और अगर तीसरा है तो फिर से प्लस मास ऑफ थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस, चौथा है तो फिर से ऐड कर लेंगे और इन सबको डिवाइड कर देंगे 100 से। ये होगा फॉर्मूला रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास निकालने का, ठीक है। तो इसको हम पुट कर लेते हैं इस ऊपर वाले पे, देखते हैं क्या आएगा। तो बताइए, अगर आपको क्लोरीन का एवरेज निकालना तो किसके बराबर आएगा, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप 35, इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है 75, तो मैंने लिख दिया 35 × 75, ठीक है, प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप कितना है 37, मल्टीप्लाई बाय इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है 25, तो कर लूंगा मैं 37 × 25, तो ये मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी मल्टीप्लाई कर लूंगा, ये वैल्यू मिल जाएगा, फिर इन सबको प्लस कर लूंगा और डिवाइडेड बाय 100 कर लूंगा, तो ओवरऑल जो वैल्यू आपके पास आएगा वो आएगा 35.5 U, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका रिलेटिव एवरेज मास। तो जब भी पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में मास आ रहा है, डेसिमल में मास आ रहा है, तो आपका कौन सा मास हो जाएगा, रिलेटिव एवरेज मास हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली देखिए दूसरा हल्का सा सवाल लिख रखा मैंने कि मान लीजिए बोरॉन दो आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, वन इज बोरॉन 11 एंड अदर वन इज बोरॉन 10। द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरॉन 11 इज 80% एंड द परसेंटेज ऑफ बोरॉन 10 इज 20%। अच्छा, एटॉमिक मासेस इसका 11 और इसका 10, तो रिलेटिव निकालना है, कैसे निकलेगा, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज अबंडेंस प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, पुट कर लिया, सॉल्व कर लिया, ये आंसर आ जाएगा 10.8, ठीक है ना, ये इसका एवरेज मास आ जाएगा। सिमिलरली ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एवरेज, इसमें परसेंटेज अबंडेंस निकालना है, ठीक, ये वाला मैं सिखा देता हूँ, ये वाला मैं सिखा देता हूँ, आप ये वाला देख लीजिए, ठीक है। देखिए कहता है रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास निकालो आयरन का, ये 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है और इनके परसेंटेज रखें, तो आपको पता कैसे करना है, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस कर दिया मैंने, प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इसका अबंडेंस कर दिया मैंने, प्लस मास ऑफ थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इसका अबंडेंस कर दिया, फिर कैलकुलेट करने के बाद आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी वो ये है कि अगर एमसीक्यू टाइप्स में आ जाए तो फिर आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि किस वाले का अबंडेंस कितना ज़्यादा, जिस वाले आइसोटोप का अबंडेंस जितना ज़्यादा सर जो एवरेज मास आएगा वो उसके आसपास आएगा। जैसे देख लीजिए ये जो आयरन था आपका 56 वाला, ये 90% था, इसका मतलब ये होगा कि जो भी मास आयरन का एवरेज आएगा, क्योंकि 90% तो कंट्रीब्यूशन इसी का देखने को मिल रहा है, तो जो भी मास आएगा वो 56 के आसपास आएगा। तो आप देख रहे हैं जो आंसर आ रहा है आपके पास वो 55.95 आ रहा है, और ये 55.95 56 के तो आसपास है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एमसीक्यू में इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात जो मैं सिखा देता हूँ वो ये है कि मान लीजिए कभी सवाल में आपको ये दे रखा है कि एवरेज मास दे दिया और अबंडेंस नहीं दिया, एवरेज मास दे रखा है, अभी एवरेज निकालना है तो कैसे करेंगे, मास ऑफ फर्स्ट इंटू परसेंटेज अबंडेंस प्लस मास ऑफ सेकंड इंटू परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, या जितने भी होंगे। लेकिन अगर एटॉमिक मासेस भी दे दिए, एवरेज मास भी दे दिया, आइसोटोप्स भी दे दिया, लेकिन परसेंटेज अबंडेंस नहीं दिए, फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हम कंसिडर करके चलेंगे कि मान लीजिए 2 आइसोटोप्स क्लोरीन के दे रखे हैं फिर से, और इनके मासेस लिखे हुए हैं, इनका एवरेज भी ऊपर लिखा हुआ है सवाल में, लेकिन इनके अबंडेंस आपको फाइंड आउट करने हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले वाले आइसोटोप का अबंडेंस है x। तो सिमिलरली अब आपको ये पता है कि 2 आइसोटोप्स दिए हुए हैं, अगर एक का अबंडेंस x है तो टोटल अबंडेंस 100 के बराबर रहा होगा, ये बात तो सही है, क्योंकि परसेंटेज में लेके चल रहे हैं, तो टोटल परसेंट अबंडेंस कितना होगा, ये 100 के बराबर होगा। अगर एक का अबंडेंस x होगा तो दूसरे का कितना हो जाएगा, सर दूसरे का होगा 100 माइनस x। जैसे एक 60% है तो ऑब्वियसली दूसरा 40% होगा, 100 में से माइनस कर देंगे, तो ये कंसिडरेशन आपको करना है, फिर जाकर आपका सवाल हो जाएगा। तो अगर एक का मैं x कंसिडर कर लेता हूँ तो दूसरे का कितना आ जाएगा, 100 माइनस x आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको फॉर्मूला सेम बिठाना है। बताओ फॉर्मूला क्या था एवरेज का, सर फॉर्मूला था मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, वो कितना है 35 इंटू अबंडेंस, तो मैंने कितना मान लिया x, तो मैंने लिख दिया 35 इंटू एक्स, प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप कितना है 37 इंटू अबंडेंस कितना है 100 माइनस एक्स, तो मैंने लिख दिया 37 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100। अब पुट कर लीजिए, क्या आएगा 35 इंटू एक्स 35x, प्लस 37 को 100 से मल्टीप्लाई लगेगा 3700 आएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 37 इंटू एक्स आएगा माइनस 37x। अब माइनस 37 और 35 तो यह आ जाएगा माइनस 2x, ठीक है ना, 37 बड़ा है और ये बचेगा आपका 3700। माइनस 2x को मैं ऐसे रख लेता हूँ, या आप चाहो तो इधर से ही इधर उधर कर लो, माइनस 2x को ऐसे रख लो, इसको इस साइड लेके आ जाओ, या माइनस 2x को इधर लेके आ जाओ और ये पिछले वाले टर्म को आगे लेके आ जाओ, दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। 3700 में यहाँ पे लेके आ गया, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आएगा 3550 के बराबर, और इसमें से 3700 माइनस कर दिया, ये आएगा माइनस 150, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये बचेगा 150 इज इक्वल टू 2x एंड x इज इक्वल टू 150/2 विच इज़ नथिंग बट 75। तो x का वैल्यू 75 आया, इसका मतलब इसका परसेंटेज आ गया 75%। सो अगर इसका 75 है तो कितना, दूसरा वाला कितना आएगा 25% हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 25%। तो आपको x कंसिडर करके चलना है, काम हो जाएगा। आई होप ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई, ठीक है ना, ये भी ईजी बात है। देखिए एटॉमिक मास निकालना है, एवरेज कैसे निकालेंगे, मास ऑफ फर्स्ट इंटू परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है ना, इसी तरीके से हम करते हैं। अब दूसरी बात ये कि सर अगर सवाल में अबंडेंस फ्रैक्शन में दिया हो तब आपको क्या करना है, ठीक है ना। इफ़
फ्रैक्शनल एबंडेंस इज गिवन। अगर तो फ्रैक्शनल एबंडेंस दिया हो, ठीक है ना, फिर आपको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर फ्रैक्शनल एबंडेंस दिया है तो फिर हमें डिवाइडेड में 100 नहीं लिखना है, सही है। मान लीजिए मैंने क्या कर लिया, मैंने एलिमेंट ले लिया, लेट से कोई एक्स एलिमेंट है, या ऊपर लिख रखा मैंने सवाल की फॉर्म में, मैं सेम ही बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये जो कोई एक्स एलिमेंट था, इसके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना और फ्रैक्शनल एबंडेंस दिया है। सर परसेंटेज का मतलब सबका सम 100 के बराबर और फ्रैक्शनल का मतलब सबका सम 1 के बराबर, ठीक है ना। अगर मैं इसी को एबंडेंस परसेंटेज में लिखूँ तो ये 20% आ जाता, इसी को लिख लेता तो 30% आ जाता, इसी को लिखता तो ये 40% आ जाता, और इसी को लिखता तो ये 10% आ जाता। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब आपको निकालना है इनका एवरेज एटॉमिक मास, तो किसके बराबर होगा सर, क्योंकि अभी फ्रैक्शनल एबंडेंस है तो फ्रैक्शनल एबंडेंस में डिवाइडेड बाय 100 नहीं करेंगे, बाकी सब सेम होगा। तो हम लिखेंगे फ्रैक्शनल इंटू मास प्लस सेकंड का फ्रैक्शनल इंटू मास प्लस मास ऑफ थर्ड आइसोटोप इंटू फ्रैक्शनल एबंडेंस प्लस मास ऑफ फोर्थ आइसोटोप इंटू फ्रैक्शनल एबंडेंस। 100 डिवाइड में नहीं लिखना है, बस ये लिख लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी होता है कि आप समीशन लगा दें, समीशन लगाने के बाद आप लिखेंगे कि फ्रैक्शनल एबंडेंस किसी भी एलिमेंट का जो गिवन होगा, जितने होंगे वो i = 1 to n रेंज कर रहे हैं, जितने भी दिए होंगे मल्टीप्लाई बाई उनका वेट WI, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन है ये कि आप समीशन लगा के भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या कुल मिला के मैं ऐसा लिखूं तो ये बराबर होगा मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शनल एबंडेंस प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स फ्रैक्शनल एबंडेंस, सही है, फ्रैक्शनल एबंडेंस। कोई 100 डिवाइड में नहीं लगाना, ये ध्यान में रखिएगा, और जितने भी हैं उन सबको सम कर लीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ ये हमने जो 4-5 लेक्चर्स में कवर किया है। हमारा पहला लेक्चर ये मैंने एक ही 1 शॉट में कवर करवा दिया आपको, ठीक है ना। 11th के बेसिक्स हैं। इसके बाद हम मोल कॉन्सेप्ट या परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ेंगे, जिसके ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।